नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नई चीज़ जो है वह शुरुआत की जा रही है मेरे द्वारा। और आप सभी ने पीछे देखा होगा नो योर एग्ज़ाम, इस नाम से जो है इस श्रृंखला को हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस श्रृंखला के माध्यम से राजस्थान के या फिर भारत के जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। जैसे अपन आज शुरुआत करेंगे, सबसे पहला वीडियो अपना रहने वाला है आरएएस भर्ती को लेकर। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से यानी कि जो भी इस श्रृंखला के अंदर आपको वीडियो मिलेंगे, उन वीडियो के अंदर उस भर्ती के अंदर कौन कौन से पद होते हैं, उनका क्या वेतनमान होता है, उनकी क्या योग्यता होती है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, चयन की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से जो है वह सिलेक्शन प्रोसेस होता है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है यानी एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, और पुरानी जो भी कट ऑफ है यानी कि ओल्ड कट ऑफ जो है उसका एनालिसिस इसके माध्यम से अपन करने वाले हैं। यानी कि इस एक वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपका जो भी लक्ष्य रखा हुआ है, मान लीजिए अगर आरएएस है तो आरएएस का इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार से अपन अगले वीडियो सारे के सारे लगभग भर्तियाँ जो है वो कवर करेंगे। आपकी जो भी डिमांड हो कि सर इस भर्ती के बारे में हमें बताइए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हो सकता है कि नए स्टूडेंट जो अभी जो है वह 12th करके आए हो या फिर ग्रेजुएशन करी हो और उनके अकॉर्डिंग कोई भर्ती जो है वह अगर आ रही हो तो उन लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और उनका जो टारगेट है वह कौन सी भर्ती है, उस भर्ती के हिसाब से आप कमेंट के अंदर बताइए कि सर ये भर्ती है, इस भर्ती के बारे में बताइए, तो उसके ऊपर भी जो है वह आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पहली चीज़ यहाँ अपन आज पहले वीडियो के अंदर जो है वह आरएएस भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि इस भर्ती के बारे में फॉर्म भरने से लेकर और अंतिम में जो चयन होता है यानी कि जो सिलेक्शन होता है वहाँ तक क्या क्या प्रोसेस होता है, उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं अपना वीडियो। नो योर एग्ज़ाम इस नाम से आपको जो है वह प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जो भी अपने भर्तियों के बारे में जो वीडियो आने वाले हैं वो सारे के सारे उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। उसको बाद में जो है वो हर वीडियो के कमेंट के अंदर पिन भी करवा देंगे, ये वीडियो उसमें जाएगा। अगला वीडियो जो है वह कौन सा लाना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए आरएएस भर्ती के बारे में अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरएएस भर्ती जो है यह आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के रूप में इसको जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक या फिर कह सकते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम जो है वह आरएएस एग्जाम माना जाता है। आरपीएससी के द्वारा इसको करवाया जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, तो पहले तो बोर्ड हो गया, आपको पता चल गया कि भाई कौन से बोर्ड के द्वारा इसको करवाया जाता है। अब अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर पद कौन कौन से होते हैं और इसमें वेतन जो है वह क्या क्या होता है, यानी कि कौन से पद है और उनकी क्या क्या सैलरी होती है। शुरुआत यहीं से ही होनी चाहिए। अगर आप किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी आप फॉर्म लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप कौन सी चीज़ को देखते हैं कि भाई उसमें मुझे पद कौन सा मिल रहा है और साथ में उसमें मेरी सैलरी क्या होगी। क्योंकि सैलरी के हिसाब से व्यक्ति का जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ अपन वही देखेंगे, क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि भाई आरएएस के थ्रू हमें कौन कौन से पद मिल सकते हैं और हमारा जो है वह वेतन क्या होगा, यानी कि सैलरी क्या होगी। तो देखिए ये आपके आरएएस 2021 के अंदर ये भर्तियां थी, इनके पद थे, लेकिन चूंकि अपन इसके अंदर नहीं जाएंगे कि भाई कितने क्या पद थे। अपने फोकस जो है वह यहाँ पर रहने वाला है कि कौन कौन सी इसके अंदर सेवाएं हैं और उसके अंदर जो है वह वेतन जो है वह क्या क्या रहने वाला है। ये पदों की संख्या भर्तियों के हिसाब से चेंज होती रहती है। 2021 में अलग थी, 2023 में अलग थी, 2018 में अलग थी, तो इसलिए इनके ऊपर अपने को नहीं जाना है। देखिए सबसे पहले भर्ती आपके जो पद आता है वह कौन सा आता है, तो सबसे पहली सेवा आती है राजस्थान प्रशासनिक सेवा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा जिसको आप एसडीएम के रूप में जानते हैं, यही आती है आपके। और इसके अंदर वेतनमान कितना होता है, लेवल 14 का इसके अंदर वेतनमान होता है। अभी वर्तमान में मैं सब इंस्पेक्टर हूं तो मेरा जो वेतनमान है वो है लेवल 11 का। अभी अपन देखेंगे लेवल 11 भी कहाँ पर आता है, तो उस हिसाब से आप जो है वह जज कर सकते हैं कि एसआई जो है वह आरएस के अंदर कौन सी पोस्ट के बराबर है। तो लेवल 11 का मेरे पास में है अभी, लेकिन लेवल 14 जो है वह आपको एसडीएम के अंदर मिलता है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जो कि सबसे बड़ा पद है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फाइनल जब आपका एक प्रकार से मेरिट आती है आफ्टर इंटरव्यू, उस मेरिट के अंदर अगर जनरल वाला बंदा है तो उसको 20, 22, 25 तक मैक्सिमम जो है वह एसडीएम मिलता है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है ये कम होते रहते हैं। या फिर जैसे मान लिया कि ओबीसी है तो उनको 50-55 तक मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस है तो उनको 70-80 तक मिल जाएगा, फिर उसके बाद में एमबीसी है तो और ज़्यादा, इस प्रकार से वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है राजस्थान पुलिस सेवा। राजस्थान
पुलिस सेवा यानी कि आरपीएस के नाम से ये जानी जाती है, और इसके माध्यम से आपको डीवाईएसपी का पद मिलता है। एसआई के अंदर जब आप एसआई बनते हैं और एसआई से जब आपका पहला प्रमोशन होता है तब आप सीआई बनते हैं, दूसरा प्रमोशन जब आपका होता है तब आप डीवाईएसपी बनते हैं एसआई से। तो वो डीवाईएसपी यानी कि कहने का मतलब आपको आरपीएस बनते बनते एसआई के माध्यम से अगर आप आरपीएस बनेंगे तो आपको लगभग 20 साल लगते हैं, और अगर आप आरएस के थ्रू आरपीएस बनते हैं तो डायरेक्टली जो है वह आप आरपीएस बन सकते हैं, यानी कि 20 साल सीधा आप एसआई से आगे जा सकते हैं। और ये भी लेवल कितना है, तो इसका भी लेवल कितना है, तो लेवल 14 की ही ये भर्ती है। उसके बाद में आती है तीसरी, चूंकि लोग क्या करते हैं कि इन भर्तियों को इसी सीक्वेंस में भरते हैं, इसलिए मेरिट के हिसाब से, चूंकि लोगों के द्वारा, देखिए अभी अपन आगे बात करेंगे, यहाँ पर एक सेवा आती है राजस्थान तहसीलदार सेवा, जो आरटीएस के रूप में जानी जाती है। उस सेवा को लोग जो है वह तीसरी या फिर चौथी पोजीशन के ऊपर बढ़ते हैं, इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से, जबकि वो अधीनस्थ सेवा की है। फिर देखिए अगली तीसरी पोस्ट आती है राजस्थान लेखा सेवा, जिसको अपन अकाउंट सर्विस बोलते हैं। तो अकाउंट सर्विस जो है ये भी आपके लेवल 14 की ही जो है वह आपके पद आता है, यानी कि ये सबसे बड़े पदों में से हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। लोगों का जो एक प्रकार से चॉइस रहती है इंटरव्यू के बाद में वो यही रहती है, सबसे ऊपर बढ़ते हैं एसडीएम को, सब उसके बाद में बढ़ते हैं आरपीएस को, उसके बाद में बढ़ते हैं अकाउंट्स को, कुछ लोग जो है वो आरटीएस को भी बढ़ देते हैं, बाकी और देखिए। उसके बाद में अगली आती है राजस्थान सहकारी सेवा, कोऑपरेटिव के अंदर जो है वह आपको लेवल 12 की जो है वह यहाँ पर पद मिलता है, लेवल 12 का कोऑपरेटिव के अंदर अधीनस्थ में भी होता है एक, और यहाँ पर कोऑपरेटिव जो है वह आपके राज्य सेवा के रूप में भी है। ये सारी की सारी कौन सी है, ये राज्य सेवाएं हैं जो अपन देख रहे हैं, यानी कि स्टेट सर्विस के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली देखिए, अब बहुत सारी ऐसी है जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हो, उनके पद भी 2-2 3-3 आते हैं। जैसे अगली आती है राजस्थान नियोजन सेवा, जो है इस नाम से आती है, ये आपके लेवल 12 की जो है वह पोस्ट है। इसी प्रकार से आती है राजस्थान कारागार सेवा, जो आपके जेल वाली जो होती है वो भी इसमें आती है, और ये लेवल 12 की होती है। तो आरपीएस भी एक वर्दी वाली है और कारागार भी एक वर्दी वाली जो है वह आपके पोस्ट है, ये लेवल 12 की आ जाती है। इसी प्रकार से राजस्थान उद्योग सेवा आती है, जो आपके लेवल 12 की है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें राजस्थान राज्य बीमा सेवा आती है, जो आपके लेवल 14 की है। अगेन ये भी लेवल के हिसाब से बड़ी है, पावर के हिसाब से तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद में आती है राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के रूप में आती है, जो कि आपके लेवल 12 की पोस्ट है। इसी प्रकार से आता है राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य सेवा में भी है, अभी अपन देखेंगे अधीनस्थ के अंदर भी है, आने वाली है, ये भी लेवल 12 की पोस्ट है। इसी प्रकार से आती है राजस्थान पर्यटन सेवा के रूप में आती है, ये लेवल 12 की। अभी जो 2023 वाली भर्ती थी उसके अंदर देखिए इसमें 0 पद थे, इसमें 0 पद थे, तो कई बार इनमें 1-1 2-2 पद आते हैं, बाकी इतना नहीं होता है। स्टेट सर्विस के अंदर बड़ी बड़ी जो है वह आपके ये 3 रहती है, एसडीएम है, आरपीएस है, अकाउंट्स, इनके अंदर काफ़ी भर भर के पद मिलते हैं। उसके बाद में देखिए अगली आती है आपके राजस्थान परिवहन सेवा, जिसकी बात करते हैं अपन डीटीओ के रूप में ये जाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, और लोग जो है वह इसको 4-5वें नंबर पर जो है इसको भरते हैं। लेवल जो है वह आपके 12 की ये पोस्ट आती है, जो आपके परिवहन सेवा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में आती है राजस्थान समेकित बाल विकास, जो आपकी सेवा है, ये भी आपके लेवल 14 की है, लेकिन पावर जो अगर अपन बात करें तो इसमें इतना नहीं है। ठीक है, ये एक आ जाती है आपके समेकित बाल वाला। फिर उसके बाद में आता है राजस्थान देवस्थान सेवा, जो है वह आता है आपके देवस्थान सेवा वाला, जो कि आपके लेवल 12 की पोस्ट है। इसी प्रकार से आता है राजस्थान ग्रामीण विकास के रूप में लेवल 14 की पोस्ट आती है। इस बार इसके अंदर 2023 के अंदर 0 पद था, जो कि आपके राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में आती है आपके राजस्थान महिला विकास के रूप में, ये भी लेवल 14 की है। राजस्थान श्रम कल्याण के रूप में जो है वह, अब श्रम के अंदर जैसे कि आपके स्टेट सर्विस है तो इसमें सबॉर्डिनेट भी अभी अपन देखेंगे, ये लेवल 12 की पोस्ट मिलती है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट आता है जो आपके आते हैं राजस्थान जो है आबकारी सेवा के रूप में, और आबकारी सेवा जो है वह आपके लेवल 12 की है, और लेवल 12 के अंदर जो आपके ये आबकारी है यह मुख्य रूप से जो है ये आपके कौन सी है, स्टेट सर्विस के रूप में है। अभी अपन सबॉर्डिनेट के अंदर भी बात करेंगे कि भाई आबकारी कौन सी आती है। उसके बाद में आती है राजस्थान आबकारी सेवा, ये प्रिवेंटिव फोर्स के रूप में जो है यह लेवल 12 के अंदर है, और एक आबकारी आती है सामान्य शाखा के रूप में, तो 2 आबकारी की स्टेट सर्विस के अंदर आती है, दोनों ही लेवल 12 की आपके आती है। फिर आती है आपके राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात विभाग के रूप में जो है वह, इसमें आपके लेवल 12 की जो है वो मिलती है। तो अल्पसंख्यक जो है वह स्टेट सर्विस में भी मिलती है, और अल्पसंख्यक जो है वह आपके सबॉर्डिनेट में भी अभी देखेंगे अपन, वहाँ पे भी आती है। उसके बाद में आती है राजस्थान राज्य कृषि सेवा के रूप में आती है, विपणन अधिकारी के रूप में, और ये भी लेवल 14 की पोस्ट है, यानी कि पोस्ट के हिसाब से बड़ी है। तो इनमें से क्या होता है, देखिए
सबसे ज़्यादा जो मानव प्रवृत्ति भी यही होती है कि अपने पास में पावर भी हो और सैलरी भी हो, लेकिन सैलरी से ज़्यादा महत्व जो है वह पावर को दिया जाता है। इसलिए इनके अंदर जैसे देखिए, इनमें सैलरी तो काफ़ी है, अच्छी खासी है, लेवल 14 की है, ये लेवल 14 की है, लेकिन इनमें जो है वह पावर जो है वह थोड़ी कम होती है, इनमें पावर ज़्यादा होती है, तो पावर के हिसाब से ऊपर बढ़ते हैं। इसलिए जब अपन अधीनस्थ सेवा के अंदर जाते हैं तो अधीनस्थ सेवा के अंदर आपके राजस्थान तहसीलदार से सर्विस आती है, ये रही, और इस सर्विस को जो है वह लोग ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर बढ़ देते हैं। इस बार मेरे मित्र थे 2021 के अंदर, उन्होंने एसडीएम के बाद में तहसीलदार को भरा, क्योंकि एसआई थे ऑलरेडी, पुलिस डिपार्टमेंट उनको अच्छा नहीं लगा तो वो बोले कि मैं तहसीलदार में जाऊंगा, तो उन्होंने सेकंड नंबर पर तहसीलदार भरा और वो उनको मिल गया था। ठीक है, तो ये आपके स्टेट सर्विस के रूप में, राज्य सेवा के रूप में ये सारी की सारी सेवाएं आपको मिलती है। पद भर्ती के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, वेतनमान क्या है और पद आपको जो है वह कौन कौन सा इसमें मिलता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कौन से अधीनस्थ सेवाएं। अधीनस्थ जो सेवाएं हैं इनके रूप में देखिए कौन कौन सी आती है। अधीनस्थ सेवा में सबसे जो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा चार्मिंग जो पोस्ट होती है, जिसको लोग तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर तक भर देते हैं, भले वो अधीनस्थ की हो, और वह आपके कौन सी आती है, राजस्थान तहसीलदार सेवा आती है, जिसको आप आरटीएस के रूप में जानते हो, और इसका लेवल कितना है, 11 है। तो लेवल 11 यानी कि लेवल 11 जो है वो वर्तमान समय में सब इंस्पेक्टर का भी लेवल कौन सा है, एसआई का लेवल भी 11 है और तहसीलदार का लेवल भी 11 है। तो लेवल 11 यानी कि अधीनस्थ के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपके वेतनमान है वो लेवल 11 है, और वो आपके 2-3 पोस्ट का मिलेगा, जैसे इसका है या फिर उद्योग का अधीनस्थ का है, इनका लेवल 11। यानी कि आप अगर एसआई बन रहे हैं तो वो आपके एक प्रकार से आरएस में अधीनस्थ सेवा के बराबर है। तो तहसीलदार इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जो कि लोग ज़्यादा भरते हैं। इसी प्रकार से देवस्थान जो है वह उसके अधीनस्थ सेवा के रूप में आती है, लेवल 10 के रूप में आती है। राजस्थान सहकारिता का विभाग के अंतर्गत आती है अधीनस्थ में। अभी अपन ने यहाँ पर देखा था कि सहकारिता विभाग के अंदर जो है वह आपके इसमें भी आती है, अपने राज्य सेवा के अंदर, और यहाँ पर जो है वह लेवल 10 के रूप में जो है वह अधीनस्थ भी आती है। इसी प्रकार से अब टीएसपी के लिए भी अलग से कर रखा है, तो ये टीएसपी के लिए है जो आपके सहकारिता के अधीनस्थ के अंदर आती है, जो कि लेवल 10 की है। तहसीलदार जो है वह नॉन टीएसपी के लिए भी है, और तहसीलदार जो है वो टीएसपी के लिए। तो टीएसपी वाला मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपन पोस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशली, जो नॉन टीएसपी में तो वैसे ही रहेगी, और सॉरी टीएसपी में वैसे ही रहने वाली है। अब देखिए, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ के रूप में आती है, लेवल 10 के रूप में। अभी अपन ने देखा था जो आबकारी आपके राज्य सेवा के अंदर भी देखा था। राजस्थान नियोजन अधीनस्थ के रूप में आती है, लेवल 10। ये सारी की सारी जो है वो स्टेट सर्विस भी है। उद्योग की अधीनस्थ जो है ये आती है। वाणिज्यिक कर जो है इसकी अधीनस्थ सेवा आती है, और ये आपके लेवल 10 की है। इसी प्रकार से वो आपके टीएसपी के अंदर आ जाएगी। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जो अधीनस्थ के अंदर है, ये आपके लेवल 10 के अंदर आती है। इसी प्रकार से राजस्थान, ये टीएसपी की होगी। राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ के रूप में आती है, लेवल 11 के रूप में आती है, ये आपके टीएसपी की हो जाएगी इसकी। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो है इसकी अधीनस्थ के अंदर सेवा आती है, लेवल 11 के रूप में आती है। फिर इसकी भी जो है वो आपके टीएसपी के अंदर आ जाएगी। इसी प्रकार से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधीनस्थ सेवा आती है सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में, वो भी आपके लेवल 11 की ही आती है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो अधीनस्थ सेवा है, इसके अंदर जिला परिवीक्षक सह जो आपके कल्याण अधिकारी होता है, उसके रूप में जो है वह लेवल 12 के रूप में जो है वह यहाँ पर आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये आपके लेवल 12 के रूप में है एक। ठीक है, फिर आता है राजस्थान श्रम कल्याण के रूप में, अधीनस्थ के रूप में। वहाँ पर अपन ने स्टेट में भी देखा था श्रम कल्याण वाला, ये आपके लेवल 10 के रूप में आता है। फिर आपके ये टीएसपी के लिए हो जाती है। फिर अल्पसंख्यक मामलात विभाग अधीनस्थ के रूप में आती है, और ये आपके लेवल 11 के रूप में आती है। ठीक है, इसी प्रकार से राजस्थान अधीनस्थ सेवा जो है वह राज्य कृषि विपणन के लिए, अभी अपन ने यहाँ पर कृषि विपणन के लिए जो है वह स्टेट सर्विस देखी थी, और यहाँ पर आपके अधीनस्थ, यानी कि मैक्सिमम जो स्टेट सर्विस है उन्हीं की ही अधीनस्थ सेवा जो है वह इसमें दी हुई है। टीएसपी के लिए भी इसमें प्रावधान किया हुआ है। दूसरी चीज़, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है वह लोग बढ़ते हैं वो आती है राजस्थान तहसीलदार सेवा, जो मैंने आपको बताई है। तो पद कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे इसमें पद है। इनका वेतनमान क्या है वो भी अपन ने देख लिया। हाईएस्ट वेतनमान जो है वह लेवल 14 के रूप में मिलता है, और लोएस्ट जो है वह लेवल 10 के रूप में इसमें मिलता है। कौन कौन से पद है जिसको आपको आफ्टर इंटरव्यू जो है वो भरना होता है, और उस समय आपको पता रहना चाहिए कि किसकी जो है वह ज़्यादा महत्व है। तो ये आप सभी का पहला प्रश्न कि पद और वेतनमान क्या क्या होता है, ये आपको आरएस के अंदर पद मिलते हैं राज्य सेवा के रूप में और अधीनस्थ सेवा के रूप में। उनका वेतनमान क्या 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 होता है वो अपन ने देख लिया। अभी दूसरा प्रश्न आता है, वो आता है कि चयन की प्रक्रिया क्या होती है। भाई अगर आपको आरएस बनना है, अपन शुरुआत से देख रहे बिल्कुल जीरो लेवल से,
अगर आपको आरएस बनना है तो सबसे पहले आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है। जैसे ही आरएस का नोटिफिकेशन आरपीएससी के द्वारा निकाला जाता है, आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 1 जनवरी को, फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि 1 जनवरी के दिन अगर नोटिफिकेशन निकाला तो अगले 1 महीने तक जो है वह आपके क्या चलने वाला है, नोटिफिकेशन चलेगा। 1 महीने के बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन आपके फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में वैसे तो 2.5 महीना होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपके 3 महीना मान लीजिए, तो 2.5 से 3 महीने तक का आपको टाइम मिलता है। और उसके बाद में आपके जो है वह कौन सा एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले जो है वह चयन की प्रक्रिया के अंदर आरएस के अंदर प्रारंभिक परीक्षा होती है, और आरएस प्री जो है वह 200 नंबर का होता है। आरएस प्री जो है यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको इन 200 नंबर में से नंबर लेकर आना है, मेरिट इसकी छूटेगी नंबर के हिसाब से। फिर जो जो बंदे रहेंगे, चूँकि प्री के 15 गुना के आसपास जो है, इससे जो है वह 15 गुना जो टॉप स्टूडेंट रहेंगे ऊपर वाले कट ऑफ के अंदर, उन 15 गुना को जितने पद है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर से 15 गुना को लिया जाएगा किसके अंदर, मुख्य परीक्षा के अंदर। ये 15 गुना किसका होगा, जितने पदों के ऊपर भर्ती आई है उस भर्ती के 15 गुना को मुख्य परीक्षा के लिए लिया जाएगा। तो यहाँ पर लेने के बाद में फिर प्री का जो है वह रोल खत्म हो जाता है, फिर मेंस का कार्य जो है वह शुरू हो जाता है, और उसके बाद में आपके मुख्य परीक्षा होती है दूसरे नंबर पर। और मुख्य परीक्षा जो है यह आपके 800 नंबर की, 800 नंबर कैसे होते हैं, इसमें टोटल जो है वह 4 पेपर होते हैं, और एक पेपर कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। इस प्रकार से टोटल 800 नंबर के जो है वह 4 पेपर होते हैं। इन 4 पेपर 800 नंबर में से आपके कुछ नंबर प्राप्त होंगे, उन नंबर के आधार पर जो है वह आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू के अंदर जो है वह आपके 100 नंबर का क्या होता है, इंटरव्यू होता है तीसरे फेज के अंदर। और 100 नंबर के इंटरव्यू के अंदर जो है वह आपको नंबर मिलते हैं जितने मिलेंगे, और फिर इन दोनों को यानी कि 800 और प्लस ये जो 100 नंबर है, इन दोनों को जोड़कर जो है वह आपके क्या आती है, फाइनल मेरिट आती है, और उस आधार पर जो है वह आपको रैंक प्राप्त होती है। और यहाँ से जो आपको रैंक मिलेगी उस रैंक के हिसाब से आपकी जो है वह पोस्ट मिल जाएगी, जो अपन ने अभी देखी थी। तो प्रोसेस क्या है, फॉर्म भरा जाएगा सबसे पहले, फॉर्म भरने के बाद में प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम कैसे क्या होता है वो अभी सारा का सारा देखेंगे। दूसरे नंबर पर प्री के बाद में होता है मेंस, और मेंस के बाद में होता है इंटरव्यू। प्री से मेंस के अंदर टोटल पदों के 15 गुना लिए जाते हैं, और वह मेरिट के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे ही बच्चा मेंस में चला जाता है उसके बाद प्री का रोल खत्म हो जाता है, प्री के नंबर आगे कहीं भी काम में नहीं आते हैं। फिर मेंस एग्ज़ाम के अंदर आपके 4 पेपर होते हैं, 200-200 नंबर के 4 पेपर होते हैं टोटल, और उन नंबरों 800 नंबर में से आप जो भी नंबर लेकर आएंगे उन नंबरों के आधार पर एक वापस मेरिट बनती है, और उसमें से टोटल पदों के लगभग 3 गुना जो है वह लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के अंदर जो है अभी एक नया रूल भी आया है राजस्थान के अंदर कि टोटल जो आपके एग्ज़ाम है, जैसे एग्ज़ाम के मान लीजिए यहाँ पर 800 नंबर है, तो एग्ज़ाम के या फिर लिखित परीक्षा के जो टोटल नंबर है उसका 10% जो है वह इंटरव्यू रहेगा, यानी कि तरीके से 80 नंबर का जो है ये नए रूल के हिसाब से 80 नंबर का ये इंटरव्यू हो जाना चाहिए। अभी तक 100 नंबर का ही चल रहा है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि जो आपके लिखित परीक्षा है उसके कुल नंबर जो है उसका 10% ही इंटरव्यू रहेगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये 80 नंबर का हो जाए, फिलहाल जो है ये 100 नंबर का चल रहा है। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपको जो भी 50 है, 60 है, 70 है, जो भी इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं उन नंबर को इस मुख्य परीक्षा में आपके मिले हुए नंबरों के साथ में मर्ज कर देते हैं। फिर टोटल आपके पास नंबर आ जाते हैं, और उन नंबर के आधार पर फाइनल जो है वह आपके मेरिट छूटती है, तब आपके जो है वह रैंक आती है, और फिर आपको जो है वह रैंक के हिसाब से पोस्ट मिलती है। ये आपके इसके अंदर चयन की प्रक्रिया रहती है। चयन की प्रक्रिया के बाद में फिर अगला प्रश्न आता है आपके योग्यता। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भाई इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है। तो राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर, ध्यान रखना है, भारत में या फिर राजस्थान के अंदर कोई भी जो है वह अधिनियम के तहत जो है वह स्थापित की गई जो विश्वविद्यालय है, या फिर कोई एक ऐसी संस्था है जो कि आपके राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर क्या है, मान्यता प्राप्त जो है वह आपके क्या होनी चाहिए, संस्थान होनी चाहिए। और उस संस्थान से अगर आपने क्या कर रखा है, स्नातक या फिर उसके समकक्ष कोई भी डिग्री प्राप्त कर रखी है। स्नातक का मतलब जो है वह क्या होता है, स्नातक का मतलब जैसे कि आपने हो सकता है बीए कर रखा हो सकता है आपने बीएससी कर रखा हो, या हो सकता है आपने बीकॉम कर रखा हो।
ठीक है ना। ये आपके सारी की सारी वो है जो ग्रेजुएशन के अंदर आप डिग्री प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसके समकक्ष जैसे कि आपने बीटेक कर रखा हो या फिर अन्य वो सारी की सारी डिग्रियां जो कि आपके स्नातक के समकक्ष मानी जाती है, और वह डिग्री कहाँ से प्राप्त होनी चाहिए, तो वह आपके संसद के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के कानून के तहत जो है वह स्थापित विश्वविद्यालय से प्राप्त की जानी चाहिए। ये आपके आती है इसके अंतर्गत योग्यता। यानी कि अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते टाइम जो है वह आप फाइनल ईयर के अंदर, या फिर आप मान लीजिए कि आपके हिसाब से थर्ड ईयर के अंदर जो है वह आपका प्रवेश होना जरूरी है। यानी कि मान लीजिए कि जैसे अभी अगर आरएस की भर्ती आती है और उसके अंदर मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर थर्ड ईयर के अंदर है तो वो बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जिस दिन आपका जो है वह इंटरव्यू की डेट आती है उससे पहले पहले जो है वह आपके क्या आ जाना चाहिए, थर्ड ईयर का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास में डिग्री आ जानी चाहिए। यानी कि जब इस भर्ती का अंतिम जो चरण है, अंतिम चरण कौन सा है, इंटरव्यू के शुरू होने से पहले पहले आपके पास में क्या आ जाना चाहिए, जो इसमें डिग्री मांगी गई है वो आ जानी चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपकी एज हो रही है, लेकिन अगर आप अपेयरिंग है, अपेयरिंग का मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर के अंदर अभी अध्ययनरत है तो भी आप आरएस का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि जब इंटरव्यू की डेट आती है उससे पहले पहले जो है वह आपके पास में फाइनल ईयर की डिग्री आ जानी चाहिए। ठीक है, तो जो थर्ड ईयर के अंदर अध्ययनरत है वो बच्चा भी क्या कर सकता है, इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। योग्यता के बाद में आती है फिर अगला प्रश्न आपके आयु सीमा, कि सर फॉर्म कौन भर सकता है, क्या एक 18 साल का बच्चा फॉर्म भर सकता है, क्या एक 60 साल का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। वो बच्चा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी के हिसाब से अपन कह सकते हैं। देखिए आयु सीमा की जब बात आती है तो नॉर्मली जो आयु है इसके अंदर, तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें कि आयु की जो है वह सामान्य क्या शर्तें रखी गई है, देखिए नॉर्मली जो आयु है वह इसके अंदर आयु सीमा जो नॉर्मली रखी गई है वो कितनी है, 21 से लेकर 40 वर्ष है। यानी कि आप जो है वह मिनिमम कितना होना चाहिए, बच्चा 21 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वह कितना होना चाहिए, 40 साल का होना चाहिए। ये तो एक सामान्य शर्त है कि भाई अगर आपको आरएस का फॉर्म भरना है तो आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए, 21 साल पूर्ण हो जानी चाहिए। अब देखो इसमें एक रूल आता है बेसिकली, जैसे कि कोई भी भर्ती आती है उस भर्ती के अंदर एक डेट देते हैं कि इस डेट तक जो है वह आयु सीमा जो है वह अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर अगस्त के अंदर मान लीजिए जैसे भर्ती अगर आती है, अगस्त के अंदर यदि भर्ती आएगी तो उस भर्ती के अंदर अगली जो साल है उसकी 1 जनवरी को आधार माना जाता है। कि जैसे मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि अगस्त 2024 के अंदर यदि भर्ती आती है तो ये बोलेंगे कि 1 जनवरी 2025 के दिन आपकी उम्र जो है वह न्यूनतम 21 साल और अधिकतम जो है वो 40 साल हो जानी चाहिए। तो एक वो डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट तक जो है वह आयु सीमा जो है वो प्राप्त हो जानी चाहिए। तो वो आपको जैसे कि 2023 की जो भर्ती थी उस 2023 की भर्ती के अंदर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो लिखा हुआ मिलेगा कि दिनांक 1 जनवरी 2024 को जो है वह आपके आयु जो है वह प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसको कब की बात कर रखा है, 1 जनवरी 2024, यहाँ पर 25 नहीं होगा, यहाँ पर 21 होगा, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2024 इसके अंदर रखा, क्योंकि ये भर्ती जो है यह आई थी जुलाई के आसपास और इस भर्ती के अंदर जो है वह अगले साल की 1 तारीख रख दी। मान लीजिए कि जैसे भर्ती अगर फरवरी मार्च के आसपास अगर आती है तो संभावना मैक्सिमम ये रहती है कि फिर 1 जुलाई 2000 जो भी रहता है उसको जो है वह आधार मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर भर्ती अगर फरवरी 2025 में अगर आती है तो बोल देगा कि 1 जुलाई 2025 तक उसकी आयु 21 से 40 हो जानी चाहिए। तो आयु का सीधा सा सिस्टम यही रहता है कि एक डेट आपको फिक्स बताते हैं, उस डेट के हिसाब से आपकी आयु काउंट करते हैं कि आपकी मिनिमम जो है वह 21 साल होनी चाहिए इस तारीख के दिन और मैक्सिमम जो है वो 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे अगर एज की बात करें तो 21 से 40 साल है, उसके लिए एक डेट फिक्स करते हैं, उस डेट के हिसाब से जो है वह आपकी आयु सीमा जो है वह आपके फिक्स होती है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो भी आपके एज रहेगी वो कौन सी डेट से बताते हैं वो आपको उस भर्ती के नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाता है। तो अगर आप 21 साल के हो गए हैं या फिर अधिकतम 40 साल के हो गए हैं तो आपको जो है वह क्या मिलता है, इसके अंदर फॉर्म भरने का मौका मिलता है, ये आपकी आयु सीमा है। लेकिन सरकार के द्वारा
कुछ ऐसी जो है वह कैटेगरी है, जिन कैटेगरी को, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, उनको अलग से जो है वह क्या दिया हुआ है, कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ है और उसको जो है वह आयु के अंदर छूट दे रखी है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो आपके अनुसूचित जाति है यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक यानी कि ओबीसी की बात आ जाती है, एमबीसी की बात आ जाती है और ईडब्ल्यूएस की बात आ जाती है। ये तीनों के तीनों को, यानी कि लगभग सारी की सारी जो रिजर्व कैटेगरी है, इस रिजर्व कैटेगरी के कौन जो पुरुष है उनको कितने साल की अतिरिक्त छूट मिलती है, 5 साल की अतिरिक्त मिलती है। यानी कि वैसे तो अधिकतम जो है वो कितनी है, 40 साल है, लेकिन अगर एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का अगर मेल है यानी कि पुरुष है फॉर्म भरने वाला, तो उसको 5 साल अतिरिक्त यानी कि 45 साल तक जो है वह फॉर्म भर सकता है। लेकिन दूसरे आते हैं कि इन्हीं के यानी कि इसी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी अगर महिला है तो महिला वर्ग को जो है वह 10 वर्ष की जो है वह छूट दी गई है। यानी कि अगर रिजर्व कैटेगरी की महिला है तो वह 40 नहीं, 40 प्लस 10 यानी कि वह 50 साल तक फॉर्म भर सकती है। इसी प्रकार से तीसरे आते हैं सामान्य रूप से जो आपके अनारक्षित जो महिलाएं हैं, यानी कि जनरल की जो महिला है, जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रखा है, उनको भी जो है वह 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी कि वो 45 साल तक जो है वो फॉर्म भर सकती है। इसके अलावा आता है आपके विधवा, विच्छिन्न, आपके जो परित्यक्ता है, तलाकशुदा यानी कि जिनका, ऐसी महिलाएं जिनका तलाक हो चुका है या फिर जिनके पति ने छोड़ दिया है या फिर जिनके पति की मृत्यु हो गई यानी कि वो विधवा हो गई है, उनके लिए आयु सीमा जैसी कोई कंडीशन रखी ही नहीं गई है। यानी कि वह 59 साल की है तो भी फॉर्म भर सकती है, 1 साल नौकरी करके भी वह 60 साल में रिटायर हो सकती है। तो ये जो है आपके क्या आता है, इसके अंदर बेसिकली आपके छूट का आता है कि किस प्रकार से जो है वह आपको इसके अंदर एज की जो है वह छूट दी गई है। तो ये आपके आयु से जुड़े हुए जितने के जितने प्रश्न थे वो अपन ने इसके अंतर्गत देख लिए हैं, ठीक है ना। तो आपको मेरे हिसाब से आयु से संबंधित इसमें कोई भी प्रश्न अलग से नहीं बचा होगा कि जो आपके रह गया हो, तो वो आयु के सारे हो गए। जनरली बच्चा जो है वो किस एज का होना चाहिए, उसको क्या योग्यता चाहिए, वो हमने इसके अंतर्गत देख ली। अभी अपन बात करेंगे किस चीज़ के ऊपर, परीक्षा के पैटर्न के ऊपर, कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का होता है। तो भाई मैंने अभी बताया था कि परीक्षा के पैटर्न के अंदर जो चयन की प्रक्रिया है वो मैंने बताई कि सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, उसको पास करने के बाद मेंस एग्जाम होता है, उसको पास करने के बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद में आपके फाइनल मेरिट आती है। तो परीक्षा के पैटर्न के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है या फिर जो सबसे पहली सीढ़ी आती है, जो सबसे पहला आपके एक प्रकार से कह सकते हैं स्टेप आता है आरएस के लिए, वो आता है आपके प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आपके जो आपके प्री एग्जाम है। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान यानी कि इसके अंदर जीके एंड जीएस का जो है वह आपके पेपर होता है, यानी कि कोई सब्जेक्ट विशेष का पेपर नहीं होता है, आपको केवल सामान्य ज्ञान होना चाहिए जीके और जीएस का। तो इसमें जो है वह आपके 3 घंटे का पेपर होता है। प्रश्न कितने आते हैं, 150 इसमें प्रश्न आते हैं और पूर्णांक यानी कि इसमें कितने नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। यानी कि 150 तो प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के प्रश्न आएंगे और आपको 3 घंटे मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और 3 घंटे के अंदर आपको 150 प्रश्न 200 नंबर में से करना है। सामान्यतः कट ऑफ पहले से जो है अगर अपन बात करें तो कभी 74 रही थी, कभी 86 रही थी, लेकिन पिछली बार जो है वो 100 नंबर रही थी, वो भी अभी बात कर लेंगे इस बार क्या हो सकता है, तो वो कट ऑफ एनालिसिस के अंदर अपन देखेंगे। तो ये आपके आ जाता है प्री जो है, उस प्री एग्जाम की जो है वह परीक्षा पैटर्न आता है। इसी प्रकार से मेंस एग्जाम की अगर अपन परीक्षा पैटर्न की बात करें, क्योंकि दूसरा जो आपके कदम है या फिर दूसरी जो सीढ़ी है प्री के बाद में वो आती है मेंस, और मेंस एग्जाम के अंदर टोटल 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4, 3 पेपर होते हैं सामान्य ज्ञान के। अब लिखा हुआ सामान्य ज्ञान है, लेकिन इस बार के पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वह अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। और एक पेपर होता है आपके सब्जेक्ट का, यानी कि सब्जेक्टिव कह सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी का, लैंग्वेज का आपके पेपर होता है, और 3 होते हैं जीके और जीएस के। चारों ही पेपरों के अंदर जो टाइम है वो आपको 3 घंटे का मिलता है, और प्रत्येक पेपर का जो है वह पूर्णांक कितना होता है, 200 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से टोटल जो है वह 800 नंबर का जो है वह आपके मेंस एग्जाम निकल कर आता है। तो 800 नंबर के 200 नंबर के 4 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं जीके जीएस के, और 1 पेपर होता है लैंग्वेज का। 200 नंबर के हिसाब से 800 नंबर का आपका मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, प्री एग्जाम हो गया 200 नंबर का, 150 प्रश्न और आपके 3 घंटे का। इन 200 नंबर में से आपके कितने नंबर आते हैं
उन नंबर के आधार पर जो है वह एक कट ऑफ निकलती है, और उस कट ऑफ के हिसाब से जो है वह आपके इस प्री एग्ज़ाम से जो है वह 15 गुना जो है वह किस में लिए जाते हैं, मेंस एग्ज़ाम के लिए लिए जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 18 से 20 हज़ार बच्चे जो है वो बैठते हैं, और 18 से 20 हज़ार जो बच्चे हैं उनका 800 नंबर में से वो कितने नंबर लेकर आते हैं, इस नंबर के आधार पर जो है वह उनका इंटरव्यू के अंदर कॉल होता है। टोटल पदों का 15 गुना प्री से आता है मेंस के अंदर, और प्री से जो है वह लगभग 3 गुना जो है वह जाता है आपके इंटरव्यू के लिए, जो कि आपके टोटल पदों का 3 गुना होता है, और 800 में से आपके कितने नंबर आते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह आपके परीक्षा पैटर्न के अंदर प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं। अभी अपन चर्चा करेंगे विशेष रूप से प्री एग्जाम का क्या क्या सिलेबस होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, और फिर अपन इन चारों पेपरों की बात करेंगे कि इनके अंदर जो है वह क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और इसके साथ में अपन प्री एग्जाम की कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे। मेंस एग्जाम की कट ऑफ आती नहीं है, लेकिन रैंक जो है वह अपन बता देंगे कि भाई इतने नंबर अगर आपके आसपास बनते हैं तो आपको जो है वह ये रैंक जो है वो प्राप्त हो सकती है, वहाँ तक अपन एनालिसिस कर सकते हैं। तो परीक्षा पैटर्न के अंदर प्री हो गया और आपके मेंस एग्जाम हो गया। अभी अपन बात करेंगे किसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर, कि भाई सिलेबस जो है वह किस प्रकार से रहता है। प्री एग्जाम की अगर अपन बात करें तो आरएस के अंदर जो प्री एग्जाम होता है, लिखा हुआ भले आपके क्या रहता है, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान, लेकिन प्रश्न कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं, वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए, एक पेपर होता है प्री के अंदर, केवल एक पेपर होता है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का। सिलेबस क्या वो भी अपन बात करेंगे। अधिकतम अंक कितने होते हैं, 200 नंबर, और समय कितना मिलता है, 3 घंटे मिलते हैं, और प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 150, यानी कि 150 प्रश्न मिलेंगे, 200 नंबर होंगे, 3 घंटा आपको मिलेगा, और इस आधार पर जो है वह आपको क्या करना होता है, पेपर को सॉल्व करना होता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, और कितनी होती है, 1/3 जो है वह आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक प्रश्न गलत होने पर आपके टोटल जो एक प्रश्न का पूर्णांक है उसके आधार पर 1/3 जो है वह उसकी मार्किंग नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आपके 3 गलत प्रश्न के ऊपर एक सही प्रश्न चला जाएगा, जैसे भी आप समझना चाहो। तो 1/3 जो है वह नेगेटिव मार्किंग होती है। 150 आपके क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का आपके पेपर होता है, 3 घंटे आपको टोटल मिलते हैं, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आपके प्री के अंदर जो है वह एक पेपर का खेल पूरा का पूरा आता है। अब देखिए, यहाँ पर एक सामान्य चीज़ और लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ ए बैचलर्स डिग्री लेवल, यानी कि जो आपकी स्नातक जो स्तर है, उस स्नातक स्तर का जो है वह पेपर आपको पूछा जाएगा, ये इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। यानी कि जो भी सब्जेक्ट रहेगी उससे जो है वह स्नातक स्तर का जो है वह आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। साथ साथ में इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट के द्वारा प्री में जो भी नंबर लाए जाएंगे वो केवल मेंस एग्जाम में बैठने के लिए मान्य होंगे, उसके बाद में जो है वह अंतिम चयन के अंदर उनका कोई भी रोल नहीं रहता है। जीके और जीएस का पेपर होता है, 200 नंबर का होता है, 3 घंटे मिलते हैं, 150 क्वेश्चन मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है आपके प्री एग्जाम के अंदर। प्री एग्जाम की अगर अपन बात करें तो इसका सिलेबस क्या क्या है, विस्तार से देख लीजिए सिलेबस, यानी कि प्री एग्जाम के अंदर कितनी सब्जेक्ट आती है, फिर मेंस एग्जाम की सब्जेक्ट आप देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि आरएस बहुत टफ एग्जाम है। लेकिन आरएस का सबसे बड़ा जो है वह यही है खेल कि इसके अंदर 50% ही जो है वह आपके मुश्किल से कट ऑफ जाती है, यानी कि अगर आप 50% अगर आप मार्क्स लेकर आते हैं तो आप टॉप रैंक के अंदर चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वह आता है सिलेबस के अंदर, राजस्थान के जीके के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत आता है आपके राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, यानी कि राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर। जो आप सामान्य किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप राजस्थान का जीके जब पढ़ते हैं तो उसमें राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है आपके सामने वो है राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान का कल्चर, जिसमें देख लीजिए मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। राजस्थान के इतिहास के अंदर राजस्थान की जो प्रागैतिहासिक जो पूरा स्थल है, यानी कि जो आपकी सभ्यताएं हैं राजस्थान की, वो इसके अंतर्गत पूछी जाती है। ऐतिहासिक राजस्थान का इतिहास, यानी कि जिसके अंदर राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो केंद्र हैं वो पूछे जाते हैं। प्राचीन राजस्थान के अंदर समाज, धर्म और संस्कृति जो है उसके बारे में पूछा जाता है, जिसके अंदर समाज, धर्म, संस्कृति में आपको संत संप्रदाय वगैरह ये आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद में प्रमुख राजवंश जो है वह राजस्थान के प्रमुख राजवंश जो है उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, जैसे गोहिल है आपके प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया है, कच्छावा है,
इनके बारे में। साथ साथ में आपको मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और जो आपके राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में आधुनिक राजस्थान का इतिहास। देखिए मैं हर एक पोर्शन के अंदर से आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या रहता है हमेशा प्री के अंदर। तो यहाँ पर आपको जो है वह आपके राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है उसके ऊपर आपको विशेष फोकस करना है। राजस्थान का आधुनिक इतिहास को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके यहाँ से मैक्सिमम संभावना रहती है प्रश्न बनने की। तो आधुनिक इतिहास के अंदर आप सभी को पता है इसके अंदर राजस्थान के अंदर राजनीतिक जागृति, जन जागृति, यानी कि जिसके अंदर आपको 1857 की क्रांति है, प्रमुख समाचार पत्र है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत पूछी जाती है। देखिए किसान आंदोलन है, जनजाति है, राजस्थान का एकीकरण है, प्रजामंडल है, 1857 की क्रांति है, समाचार पत्रों का योगदान है, ये सारा का सारा इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है राजस्थान में। फिर अगला आता है कल्चर का पोर्शन, राजस्थान की वास्तु परंपरा। तो आप इंपॉर्टेंट के अंदर इस पोर्शन के अंदर आधुनिक राजस्थान का इतिहास कर लीजिए और राजस्थान की जो कला संस्कृति है इसको कर लीजिए। इन दो चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, यानी कि आपको सभ्यताएं वगैरह, राजवंश वगैरह ये इतने ध्यान नहीं देने, यहाँ से प्रश्न बहुत कम आता है, मैटर बहुत ज़्यादा है। राजस्थान की वास्तु परंपरा के अंदर जैसे मंदिर स्थापत्य है, किले, महल, मानव निर्मित जो भी आपके जलीय संरचनाएं वगैरह हैं, चित्रकला है, ये आपके इसके अंतर्गत आता है। अगला आता है प्रदर्शन कला, जिसके अंदर संगीत है, राजस्थान के लोक नृत्य है, लोक संगीत वगैरह है, वाद्य यंत्र है, नृत्य वगैरह है, नाट्य वगैरह है, ये सारे के सारे आते हैं। नाट्य जो है ये केवल प्री के अंदर है, मेंस के अंदर नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो केवल प्री में है, मेंस में नहीं है, उनको आपको छांटना होता है। फिर आता है भाषा एवं साहित्य, जिसमें राजस्थान की जो बोलियां वगैरह हैं उनके बारे में आता है। राजस्थान का साहित्य एवं लोक साहित्य जो है उसके बारे में पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है धार्मिक जीवन, जिसके अंदर धार्मिक जो आपके संत संप्रदाय वगैरह हैं, संत हैं, संप्रदाय है, लोक देवता और देवियाँ वगैरह जो है ये आपके इसके अंतर्गत पूछा जाता है। फिर आता है राजस्थान के अंदर सामाजिक जीवन, जिसके अंदर मेले, त्यौहार, जो भी आपके रीति रिवाज वगैरह है, वेशभूषा है, आभूषण है, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो आपके इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। ये राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का आपके सिलेबस होता है, जिसमें से आपको कल्चर के ऊपर और मॉडर्न राजस्थान के इतिहास के ऊपर विशेष फोकस करना होता है। दूसरे नंबर पर आता है आपके भारत का इतिहास। इंडिया हिस्ट्री के अंदर से आपको विशेष फोकस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ही करना होता है, क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री जो है भारत की, वहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो कुछ कुछ टॉपिक को कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन एवं मध्यकालीन राजस्थान भारत का इतिहास, और यहाँ पर है आधुनिक काल का इतिहास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक काल के इतिहास को आपको बहुत अच्छे से करना है। प्राचीन एवं मध्यकाल के अंदर जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कर लीजिए, वैदिक काल जो है ये कर लीजिए, इसके अलावा आपको जो है वह बौद्ध और जैन धर्म ये दोनों कर लीजिए। बाकी अगर इसमें से करना चाहो तो मौर्य कर सकते हो, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भारत के सांस्कृतिक आधार जिसमें आपको पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक काल पढ़ते हैं, बौद्ध जैन वगैरह ये धर्म पढ़ते हैं अपन, आजीवक वगैरह। और इसके अलावा आपके जो महत्वपूर्ण शासक या राजवंश है जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आता है, जिसमें मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव ये आते हैं। इनमें से मौर्य इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, ये हो जाते हैं। उसके बाद में प्राचीन भारत का जो है वह कला एवं वास्तु, इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जो आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जिसमें मुगल और जो दिल्ली सल्तनत है उसका आप विशेष रूप से कल्चर और जो उनकी वास्तुकला थी उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करके देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न जो है वो आपको मिल जाते हैं। फिर आता है आपके प्राचीन भारत के अंदर भाषा एवं साहित्य जो है इसके विकास के बारे में बात आती है। सल्तनत काल के बारे में आती है, उनके शासकों की उपलब्धियां वगैरह। विजयनगर साम्राज्य को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मुगल काल जो है, इनके मुगल काल के अंदर भी आप जो है वह इनकी कला संस्कृति जो है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, बाकी यहाँ से शासकों के इतने प्रश्न नहीं आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। मध्यकाल के अंदर कला एवं वास्तु, चित्रकला, संगीत का विकास, यहाँ से प्रश्न जो है वह ज़्यादा बनता है। एक आप कर सकते हैं आपके भक्ति एवं सूफी जो आंदोलन है इसको भी आप कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वह आपको संत वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी प्राचीन एवं मध्यकाल के अंदर से आप बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको छटनी करनी आनी चाहिए आरएस के अंदर, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ जाए, बहुत बड़ा जो है वो सिलेबस कम हो जाए। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर जो है वह आपको पता है सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से करना होता है, जिसके अंदर जो है वह आधुनिक भारत के अंदर अंग्रेजी काल के अंदर जैसे बौद्धिक जागरण है, प्रेस का विकास है, पश्चिमी शिक्षा है, इनके ऊपर आपको विशेष फोकस करना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, विभिन्न नेता एवं संस्थाएं जो है ये इसके अंतर्गत आती है।
इसके बाद में आता है स्वतंत्रता संघर्ष, जिसके अंदर आपको राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जो है वो पढ़ने होते हैं, गांधी जी के जो आंदोलन है वो इसमें पढ़ने होते हैं। स्वतंत्रता के बाद में जो है वह राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन है। नेहरू के युग के अंदर जो आपकी संस्थाएं स्थापित हुई थी उनके ऊपर फोकस करना है। विज्ञान एवं जो तकनीकी का विकास हुआ है आधुनिक भारत के अंदर वो आपको करना है। तो यहाँ पर ये राजस्थान का हो जाएगा इतिहास, और ये हो जाता है मतलब राजस्थान का इतिहास एवं आपके कला संस्कृति, भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति, ये एक पूरा पूरा पोर्शन आता है इतिहास एवं कला संस्कृति से। इसमें एक नई चीज़ मेंस में ऐड हो जाती है, और वो होती है आपके विश्व का इतिहास, जो कि प्री के अंदर नहीं है, मेंस में आता है। फिर अगला आता है विश्व एवं भारत का भूगोल। देखिए विश्व के भूगोल के अंदर जो है वह कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे 101% प्रश्न आता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है प्रमुख स्थलाकृति, जिसके अंदर पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है। और इसमें से पर्वत से जो है वो प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, और इसमें से इंपॉर्टेंट यही है। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत छोटा सा है, मतलब कि मैंने तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को प्री के हिसाब से 2-3 पेज में सेट कर रखा है, और उसको अगर आप देख लोगे तो उससे प्रश्न बाहर जाता ही नहीं है। तो ये ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छे से करके और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। तो प्रमुख स्थलाकृति है, ये इंपॉर्टेंट होता है। विश्व की प्रमुख नदियां एवं झीलें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इतने प्रश्न बनते नहीं है। कृषि के प्रकार आप देख सकते हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी कि आरएस प्री के अंदर हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है औद्योगिक प्रदेश से। फिर आते हैं पर्यावरणीय मुद्दे जो है, इसके अंदर मरुस्थलीकरण है, वन उन्मूलन है, जलवायु परिवर्तन, ये आपके करंट बेस्ड प्रश्न बनता है इसके अंदर, जो हो सकता है आपके कॉप वगैरह इनसे बन जाए। इसी प्रकार से अगला आता है आपके भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर प्रमुख जो स्थलाकृतियां हैं सेम टू सेम वही पर्वत, पठार और मैदान। सबसे ज़्यादा प्रश्न भारत के भूगोल में इसी से ही पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मानसून है, नदियाँ एवं झीलें हैं, प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख जो आपके परिवहन गलियारे हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है भारत के अंदर फसलों से, खनिज से, उद्योग से, इनसे प्रश्न जो है वो कन्फर्म आता है। ये आपके पूरा का पूरा विश्व और भारत का भूगोल जो है वह आता है। ज्योग्राफी के बाद में देखिए विश्व और भारत के बाद में आती है फिर राजस्थान का भूगोल। सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के भूगोल से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। और इसके अंदर देखिए राजस्थान भूगोल के अंदर जैसे कि राजस्थान की प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, जिसके अंदर उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली है, पूर्वी राजस्थान है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, उनकी विशेषताएं अपन पढ़ते हैं। जलवायु आती है, प्रमुख नदियाँ एवं झीलें हैं, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा है, प्रमुख फसलें आ जाती है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख उद्योग से प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण की तकनीकें, ये उद्योग और जो आपकी सिंचाई परियोजनाएं ये केवल प्री में है, मेंस में नहीं है। तो वहाँ जब आप मेंस में जाएंगे तो इनको आपको छोड़ देना होता है। जनसंख्या से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, खनिज से पूछा जाता है, ऊर्जा संसाधन है, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण है, पर्यटन स्थल एवं परिपथ, यहाँ से एक प्रश्न हर साल आता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस हो जाता है राजस्थान ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर वर्ल्ड एवं इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी। उसके बाद में आती है पॉलिटी। देखिए भारत के संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, यानी कि इंडिया की आपको पॉलिटी इसके अंदर पढ़नी होती है, जिसके अंदर भारतीय संविधान सभा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, संविधान संशोधन है। इसी प्रकार से आपके जो प्रियम्बल है यानी कि उद्देशिका है, मूल अधिकार यानी कि आपके फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, और आपके मूल कर्तव्य जो है ये इसके अंदर पढ़े जाते हैं। यह आ जाता है आपके भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व। और फिर आते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंदर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये इसके अंदर आता है। भारत फिर विभिन्न आयोग आते हैं, जिसमें भारत का निर्वाचन आयोग है, केग है, नीति आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लोकपाल है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये इसमें आता है। इसी प्रकार से संघवाद है, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपके इंडिया पॉलिटी का सिलेबस है, जो इसमें कम है, मेंस में थोड़ा और बढ़ जाता है। और इस प्रकार से ये आपके इंडिया पॉलिटी आती है। फिर आती है आपके राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंदर राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय, यही आता है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जिला प्रशासन पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज इसमें आता है। और विभिन्न जो आपके संस्थाएं यानी कि विभिन्न प्रकार के जो आयोग है, जैसे राजस्थान का लोकसभा आयोग यानी कि आरपीएससी है, मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, निर्वाचन आयोग है, सूचना आयोग है, ये इसमें आता है। और लोक नीति एवं अधिकार के तहत में लोक नीति आ जाती है, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र आते हैं, जिसके अंदर आपको जो है वह विभिन्न प्रकार के चीज़ें जो है पढ़नी होती है। ये राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस है, ये इंडिया पॉलिटी का है, ठीक है। इसके बाद में आती है आपके इकोनॉमिक्स।
इंडिया की जो आपके आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसकी बात आती है, और उसके अंदर जैसे देखिए अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं सबसे पहले दी हुई होती है, जिसके अंदर बजट है, बैंकिंग है, लोक वित्त है, आपके जीएसटी वगैरह है, ये आपके इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। इसके बाद में लेखांकन इसमें आता है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट वगैरह है, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां है, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली है, ई कॉमर्स है, मुद्रास्फीति जो है वह इसके अंतर्गत आपके पूछी जाती है। आर्थिक विकास एवं आयोजन के अंतर्गत जो है वह आपके अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जो उद्योग है, आपके कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है, उनकी वर्तमान स्थिति जो करंट बेस इकोनॉमिक सर्वे बेस प्रश्न आता है। इसके बाद में प्रमुख आर्थिक समस्या और सरकार की जो पहले है, जिसके अंदर योजनाएं वगैरह पूछी जाती है। फिर कुछ मानव संसाधन से जुड़े आते हैं, जिसके अंदर मानव विकास सूचकांक की बात आती है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक की बात आती है, गरीबी और बेरोजगारी के प्रश्न इसमें बनते हैं। इसके अलावा कमजोर वर्गों के लिए कुछ प्रावधान जो है सरकार के द्वारा किए गए। ये आपके इंडिया इकोनॉमी के प्रश्न आते हैं, जो कि इकोनॉमिक सर्वे बेस और करंट बेस प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान इकोनॉमी की जब बात आती है तो उसके अंदर आते हैं आपके अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य। राजस्थान इकोनॉमी का मतलब होता है राजस्थान का इको सर्वे। राजस्थान का अगर आप आर्थिक समीक्षा अगर पढ़ लेते हैं और बजट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य है, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र आता है, संवर्धी विकास आयोजना है, आधारभूत संरचनाएं आपके संसाधन आ जाते हैं, प्रमुख विकास परियोजनाएं आ जाती है, राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं आ जाती है। तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा अगर आप कर लो और बजट कर लो तो आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट है। और आने वाले वीडियो के अंदर जो है वह प्रत्येक भर्ती के हिसाब से जो है वो इंपॉर्टेंट बुक उसको भी लेकर एक नई श्रृंखला अपन शुरू कर लेंगे। इसमें अपन केवल भर्ती की बात करेंगे और बाद में जो है वह एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे जिसमें अपन बुक्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कौन सी क्या होती है। ठीक है। उसके बाद में आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए साइंस एंड टेक के अंदर दैनिक विज्ञान जीवन के अंदर विज्ञान के मूलभूत तत्व, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो नॉर्मली पढ़ती है। मेंस के अंदर बहुत जो है वह डीप के अंदर पूछा जाता है। और भी फिर आता है कंप्यूटर सूचना वगैरह, आपके संचार प्रौद्योगिकी वगैरह ये इसमें आ जाता है। रक्षा प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष है और उपग्रह वगैरह उसमें आ जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, आपके बायोटेक्नोलॉजी पूछी जाती है और आनुवांशिकी अभियांत्रिकी वगैरह ये इसमें आता है। आहार, आपके पोषण वगैरह, रक्त समूह, आरएच कारक वगैरह ये इसमें आते हैं। स्वास्थ्य और देखभाल आता है, जिसके अंदर आपके विभिन्न प्रकार के रोग है, संक्रामक है, असंक्रामक है, पशुजन्य है। फिर आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये जो परिवर्तन है उसके प्रभाव वगैरह ये इसमें पूछा जाता है। जैव विविधता वगैरह, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण वगैरह ये इसमें आते हैं। कृषि विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, वानिकी वगैरह ये इसमें आता है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के अंदर राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर जो कि आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ रहता है, उस चैप्टर से ही प्रश्न पूछा जाता है। राजकाज क्या है, या फिर आपके जैसे कि सूचना पोर्टल क्या है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। तो ये आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सिलेबस आता है। उसके बाद में प्री के अंदर, ओनली प्री के अंदर रहती है आपके मैथ और रीजनिंग, जिसका सिलेबस ये है, जिसके अंदर रीजनिंग के अंदर जैसे कि कथन मान्यताएं हैं, कथन तर्क है, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही विश्लेषण, जो आपके तर्क क्षमता है, ये सारे के सारे जो है वो कथन और कार्यवाही वाले प्रश्न इसमें आते हैं। इसी प्रकार से अगले आपके कुछ प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, जैसे कि संख्या वगैरह इनका या फिर अक्षर का, यानी कि जो सीरीज होती है वो इसमें आती है। कोडिंग डिकोडिंग है और आपके ब्लड रिलेशन वगैरह वाले जो प्रश्न है, डायरेक्शन वाले प्रश्न आते हैं, दिशा वाले, तार्किक वेन आरेख वाले प्रश्न होते हैं, दर्पण और आपके पानी का प्रतिबिंब आता है, आकार और उसके उपविभाजन, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फिर आपके आते हैं मैथ से जो है वह अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, CISI यानी कि साधारण ब्याज और आपके चक्रवर्ती ब्याज आते हैं। समतलीय जो चित्र है उनका परिमाप और क्षेत्रफल वगैरह ये आते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण है, माध्य वगैरह इसमें आता है, क्रमचय संचय आता है और प्रायिकता आती है। ये आपके मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है, जो कि आपके प्री के हिसाब से पूछा जाता है। केवल प्री में ही मैथ रीजनिंग है। 2016 तक जो है वह आपके मैथ और रीजनिंग जो है वो सेकंड पेपर मेंस में भी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में इसको हटा दिया गया। 2018, 21, 2023 3 RS की भर्ती होगी जिसमें मैथ और रीजनिंग नहीं है, केवल प्री के अंदर ये रहती है। लगभग 10 प्रश्न इसके आते हैं, यहाँ से आप 10 से 15 प्रश्न तक आते हैं और यहाँ से जो है इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये आपके मैथ और रीजनिंग हो जाती है। और उसके बाद में आती है समसामयिक घटनाएं, जिसके अंदर करंट अफेयर्स होता है, जिसमें आपको राजस्थान का पढ़ना होता है, भारत का पढ़ना होता है और अंतर्राष्ट्रीय सारा के सारा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपके जो है वह स्पोर्ट्स वगैरह से प्रश्न आ जाते हैं कुछ, और कुछ चर्चित व्यक्तित्व से प्रश्न आ जाते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है ये आपके RS प्री का सिलेबस है, जिसकी अपन ने बात करी है। एक बार वापस फास्टली देख सकते हैं आप। RS प्री के अंदर जो है वह 150 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर के आते हैं, 3 घंटे आपको मिलते हैं और 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो पेपर का जो लेवल है वह आपके ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आता है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति आती है, भारत का इतिहास, भारत की कला संस्कृति आती है, भारत का, विश्व का और राजस्थान का, तीनों का भूगोल आता है।
इसके अलावा आपके भारत की जो है वह आपके भारतीय संविधान यानी कि इंडिया पॉलिटी जो है वो इसमें पूछी जाती है, राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है, इसके अंदर भारत की जो इकोनॉमी है यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था वो इसमें पूछी जाती है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसमें पूछी जाती है, इसके अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पूछी जाती है, इसमें जो है वह आपके मैथ और रीजनिंग जो है वो पूछी जाती है, और साथ साथ में करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये आपके सिलेबस आता है किसका, आरएस प्री का आता है। 150 प्रश्न, 200 नंबर, 3 घंटे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में होता है। यहाँ पर अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि आरएस प्री जो 2021 के अंदर हुआ था उसकी जो है वह कट ऑफ क्या थी, यानी कि 21 नहीं है, ये 23 है। आरएस प्री 2023 जो है वह इसकी क्या कट ऑफ रही है। 2021 की तो और उल्टी कम थी। अभी देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ी सी। देखिए कट ऑफ की अगर अपन बात करें, प्री की कट ऑफ की पहले चर्चा कर लेते हैं, इसको यही खत्म करते हैं, फिर मेंस के ऊपर आएंगे, मेंस का सिलेबस क्या है। देखिए आरएस प्री की अगर अपन बात करें 2023 के अंदर जो कट ऑफ है, आप मोटा मोटा केवल जनरल को पकड़ लीजिए, क्योंकि प्री के अंदर जो है वो सभी रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो सबकी सेम होती है। जैसे देखिए जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 100.69 यानी कि 100.69 जो है वह आपके 200 में से, यानी कि 100 नंबर जिसके थे वो आपके प्री से मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ था। तो 100 नंबर जो है वो सभी के लिए है, 100 चाहे जनरल के लिए हो, 100 चाहे जनरल के आपके फीमेल वगैरह हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए है 100 नंबर, ठीक है ना, ओबीसी के लिए 100 नंबर, एमबीसी के लिए 99 गई थी, एससी के लिए 91 गई थी, एसटी के लिए 94 गई थी, ठीक है ना, ये आपके इसके अंतर्गत कट ऑफ आती है मोटी मोटी अगर आप देखना चाहो तो। इसी प्रकार से फीमेल के लिए अगर अपन बात करें तो जनरल के अंदर जो फीमेल थी उनके लिए 97 गई थी, और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए भी 97 है फीमेल में, ठीक है ना, एससी के लिए 82 थी, एसटी के लिए 91 थी, ओबीसी के लिए 97 है, एमबीसी के लिए 84 है। ये आपकी फीमेल की कट ऑफ है आरएस प्री की 2023 की। 2021 के अंदर जो आरएस प्री हुआ था उसमें मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, जनरल की जो कट ऑफ थी वो 86 थी, ठीक है। 2023 के अंदर, अच्छा 2018 के अंदर जो आपकी भर्ती हुई थी उसमें थी आपके लगभग 74, और 2021 में होगी 86, 2023 के अंदर कितनी होगी 100। यानी कि ये कट ऑफ क्या हो रही है, निरंतर रूप से बढ़ रही है। देखिए यहाँ से यहाँ पर गए तो 6 और 6 12 के आसपास जो है वो लगभग इसके अंदर बढ़ा है, यहाँ से यहाँ पर गए तो आपके 4 और 10 जो है वह लगभग 14 नंबर जो है वह आपके कट ऑफ बढ़ी है। यानी कि इस बार जो है वो संभावना है, अगर मोटा मोटा पकड़े तो 15 नंबर हो सकता है कि मैक्सिमम बढ़ जाए, यानी कि 115 नंबर तक अगली वाली जो भर्ती है उसके अंदर प्री की कट ऑफ मैक्सिमम 115 नंबर तक बढ़ सकती है, संभावना है, ठीक है, वो हो जाती है। इसी प्रकार से देखिए ये वीडियोज़ कैटेगरी जो है उसके अंदर जो है वह आती है आपके वीडियो की जो है वो 33 नंबर कट ऑफ गई थी, बाकी इनके हिसाब से आप देख सकते हैं। डाइवोर्स की जो कट ऑफ है वो आपके 78 गई थी, एक्स सर्विसमैन जो है इनकी कट ऑफ 68 गई थी, ठीक है ना, जनरल की बता रहा हूँ, बाकी उसके हिसाब से आपके कम हो जाएगी। यानी कि किसी टाइम कोई टाइम ये था जब जनरल जो आपके एक लड़का है सामान्य उसकी आरएस प्री की कट ऑफ 68 जाया करती थी, और आज का ये युग आ गया है कि जनरल जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ 68 जा रही है, ठीक है। तो ये आपके आरएस प्री की कट ऑफ है, यानी कि जो आपके सामने ये सिलेबस मैंने पूरा का पूरा इतना बड़ा बताया है, और इस सिलेबस के अंदर से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 200 नंबर जो आपके आते हैं, इन 200 में से आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 115 से प्लस नंबर जो है वह आपके इसमें क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। यानी कि 115 नंबर आपको 200 में से लाने हैं इस सिलेबस को पढ़ के, तब आप आरएस प्री से आरएस मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर। अभी अपन बात करते हैं सेकंड पोर्शन जो है वह आपके आता है कौन सा, मुख्य परीक्षा का। देखिए आरएस मेंस की अगर अपन बात करें तो जो प्री के अंदर स्टूडेंट जिन्होंने प्री दिया है उन प्री में से 15 गुना जो स्टूडेंट है उनको किसके लिए लिया जाता है, मेंस एग्जाम के लिए लिया जाता है। और प्री के अंदर जो है ये 15 गुना किसके होते हैं, टोटल पोस्ट का। जैसे मान लीजिए अगर भर्ती 1000 पदों पर आई है तो फिर 1000 इंटू 15 कर देंगे, यानी कि 15,000 को ले लेंगे किसके लिए, मेंस के लिए। कुछ रिजर्व कैटेगरी को बढ़ू के और इसको जो है वो 20,000 के आसपास कर दिया जाता है, लगभग 18 से 20,000 रहता है ये। बाकी 15 गुना जो है वह टोटल पदों का प्री में से मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। मेंस से अगर अपन आगे जाते हैं तो मेंस के अंदर से जो है वह लगभग 3 गुना जो स्टूडेंट है, यानी कि मेंस में से जो है वह लगभग 3 गुना जो टॉपर्स रहते हैं उनको कहाँ पर भेजा जाता है, उनको भेजा जाता है इंटरव्यू के लिए। तो वो इंटरव्यू के लिए फिर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 15 गुना प्री पास करके आए हैं मेंस में, उनके सामने फिर सबसे बड़ा जो है वह युद्ध आ जाता है 4 पेपर का। कौन कौन से पेपर, लिखा हुआ भले क्या है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड, और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का इसमें जो है वह पेपर होते हैं। टोटल 4 पेपर होते हैं, चारों ही पेपर जो है वो 200-200 नंबर के होते हैं। चारों ही पेपर जो है वह 3-3 घंटे के होते हैं।
पेपर ऐसे होते हैं, 2 पेपर होते हैं एक दिन, फिर 2 पेपर होते हैं अगले दिन। यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो 2023 का आरएस मेंस हुआ था, इसमें जैसे कि 20 जुलाई जो थी उस तारीख के दिन, 20 जुलाई के दिन जो है वह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हुआ था, और फिर 21 जुलाई के दिन जो है 21 जुलाई यानी कि अगले ही दिन जो है वह 2 पेपर और हो गए, यानी कि पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ हो गया। यानी कि आरएस मेंस के जो 4 पेपर है वो 2 दिन के अंदर लगातार जो है वो 2-2 पेपर होते हैं। जैसे इस बार 20 जुलाई के दिन फर्स्ट और सेकंड हुआ, 21 जुलाई के दिन थर्ड और फोर्थ हुआ। तो इसलिए एक तो क्या है कि इतना बड़ा सिलेबस, अभी देखेंगे आप सिलेबस, इतने बड़े सिलेबस को केवल 2 दिन में ही निपटा रहा है आरपीएससी, जिस सिलेबस को करने के लिए बच्चे को लगभग 1-1.5 साल लग जाता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना है। देखिए सामान्य अध्ययन फर्स्ट जो आपके पेपर रहेगा, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने बता दी है, वैसे मैक्सिमम चीज़ें जो आपके सामने थी कि जो आपके बच्चे जो है वह आपके 15 टाइम जो है वह टोटल आपके नंबर जो है वैकेंसीज, देखिए ये रहा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सेल बी स्टैंड रिलैक्सेड, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल जो भर्ती है यानी कि वैकेंसीज के अंदर टोटल पद कितने हैं, उन पदों का 15 गुना जो है वह प्री से कहाँ पर जाएगा, मेंस के अंदर जाएगा। एक चीज़ इसमें ये बताई हुई है। दूसरी चीज़ इसमें यह बताई हुई है कि कैंडिडेट को जो है वह प्रत्येक पेपर के अंदर जो है वह 10% मार्क्स जो है वह इन ईच पेपर जो है वो लाने अनिवार्य है, और साथ साथ में जो है वह 15% जो मार्क्स है वो उसको एग्रीगेट रूप से लाने आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि पेपर फर्स्ट के अंदर जो है, पेपर फर्स्ट 200 नंबर का अगर है तो इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया 20 मार्क्स। यानी कि प्रत्येक पेपर के अंदर पेपर के हिसाब से आपको मिनिमम जो है वो 20-20 नंबर तो लाना ही है। मान लीजिए अगर ऐसा पेपर, तगड़ा पेपर आ गया कि बच्चों के जो है वो नंबर बहुत कम आए, लेकिन फिर भी कंडीशन इसमें लिखी हुई है कि हर पेपर के अंदर न्यूनतम 20 नंबर तो आपके 200 में से होने ही होने चाहिए। और जब इन सब को जोड़ देते हैं तो कितने नंबर बनते हैं, आपके 800 नंबर का टोटल पेपर होता है। और 800 नंबर जो है, इन 800 नंबर का जो है वह आपको कितना 15% जो है वह आपके नंबर जो है वह लाना है अनिवार्य, इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी कि ऑल ओवर 800 नंबर का 15% आपको न्यूनतम लाना है मेंस के अंदर, और प्रत्येक पेपर का यानी कि आपको 200 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो उसमें 20 नंबर न्यूनतम लाना है। और मैं तो ये सोचता हूँ अगर जो कोई बंदा अगर इसको अगर पढ़ के जा रहा है, ये अगर सोच के जा रहा है तो उसका तो रैंक तो बहुत दूर की बात है, पेपर ही खाली रह जाएगा। यानी कि 20 नंबर में तो करना क्या है, 200 में तो न्यूनतम आपका टारगेट 100 नंबर होना चाहिए। जिस बच्चे के पहले मतलब कि कोई सा भी पेपर हो, अगर 50 नंबर से भी अगर कम है तो भी वो तो बिल्कुल फाइट से बाहर है, 70 से भी कम है तो भी फाइट से बाहर है। तो आपको 20 का तो सोचना ही नहीं है, इसका तो आपको दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। फिर ये चीज़ लिखी हुई थी इसलिए मैंने बता दी कि भाई मिनिमम जैसी कोई चीज़ है तो बिल्कुल है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत बताई गई है। तो और बाकी ये जो है मेंस एग्जाम जो होता है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ पर जो आपके प्री एग्जाम है, एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, जो प्री एग्जाम है ये प्री एग्जाम आपका कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर आपको वो गोले भरने हैं, 5 गोले दिए हुए रहते हैं आजकल तो, ABCDE, इन 5 गोलों को भर भर के जो है वह आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पेपर OMR सीट मिलेगी। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है आरएस प्री। लेकिन आरएस जो मेंस होता है ये कैसा पेपर होता है, ये पेपर होता है आपके लिखित के अंदर। कैसा होता है आरएस मेंस, लिखित के अंदर होता है। यानी कि आपको इसमें क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ बिल्कुल डिटेल में। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पहली बार आरएस की तैयारी करने की सोच रहा है, आरएस मेंस के अंदर आपको 4 पेपर मिलते हैं। पेपर आपको दिया जाएगा, उस पेपर के अंदर ऐसे प्रश्न लिखा हुआ रहेगा, पेपर के अंदर जो है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन जो है वह आपके आते हैं 15 शब्दों के, ठीक है ना, 15 शब्दों के आते हैं, 50 शब्द के आते हैं, वो भी अभी अपन लास्ट में देख लेंगे कितने कितने आते हैं कैसे, और 100 शब्द के आते हैं। जो 15 शब्द वाले होते हैं ये 2 नंबर के होते हैं, जो 50 शब्द वाले होते हैं ये 5 नंबर के होते हैं, और जो 100 शब्द वाले होते हैं ये 10 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से जो है वह आपके 3 कैटेगरी के प्रश्न पूछे जाते हैं आरएस मेंस के अंदर। आपको क्या मिलेगी, ऐसे जगह मिलेगी स्पेशली, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है, और यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे और यहाँ पर उसके आंसर के लिए जो है वो जगह छोड़ दी जाएगी। आपको पेपर के अंदर जो है वह क्वेश्चन मिलेगा और उसके नीचे स्पेस मिलेगा, और उस स्पेस के अंदर आपको आंसर लिखना होता है। पूरा का पूरा लिखित के अंदर होगा, कोई गोला वोला नहीं भरना है आरएस मेंस में। आरएस मेंस पूरा का पूरा लिखित रूप में होता है। 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर 3 कैटेगरी के इसमें प्रश्न आते हैं, और जगह आपको मिलेगी। पेपर आपको दिया जाएगा, आपको लिखने के बाद में पेपर आपसे वापस ले लिया जाता है। ये आरएस मेंस का प्रोसेस है।
यानी कि आपको अभी आप जो सिलेबस देखेंगे, जो अपन ये 200 नंबर की बात करी है, ये पूरा का पूरा लिखना होता है, जैसे आप 10वीं 12वीं के अंदर बोर्ड की परीक्षाओं में लिखते हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आरएस मेंस में? सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि 3 घंटे आपको मिलते हैं, 3 घंटे के अंदर आपको 200 नंबर का पेपर मिलता है, आपको लिखना भी होता है, साथ साथ में आपको अपने दिमाग के अंदर उन इतने सारी चीज़ों को याद भी करना होता है। यानी कि एक एक पेपर में न्यूनतम 10 से 12 जो है वो सब्जेक्ट होती है, उन 10 से 12 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, उनको याद करना है, और क्वेश्चन सामने आते ही एज इट इज यानी कि एट ए पॉइंट जो है वह आपको उस चीज़ को याद करके लिखना है। साथ साथ में स्पीड भी मेंटेन रखनी है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर जो है वह आप इस 200 नंबर के मैटर को कर नहीं पाते हैं, प्रश्न छूट जाते हैं। सबसे बड़ी जो है वह दुविधा आरएस मेंस में यही आती है कि सिलेबस इतना बड़ा है, लिखना है, टाइम कम पड़ता है, और आंसर की फॉर्मेट जो है वो भी आप बनाना पड़ता है, तो सारी की सारी समस्याएं इसमें आती है। तो ठीक है ना, तो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्न कितने के आते हैं वो भी अभी अपन देख लेंगे, और यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। पहला पेपर जो है वह आपके प्रश्न पत्र फर्स्ट लिखा हुआ यही रहेगा, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, और इकाई फर्स्ट। एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए कि जो आपके पेपर है, जैसे कि पेपर फर्स्ट है, इसको 3 यूनिट के अंदर बांटा गया है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड। इसी प्रकार से सभी को बांटा गया है, चाहे पेपर सेकेंड हो चाहे पेपर थर्ड हो। यानी कि प्रत्येक पेपर के अंदर जो है वो 3-3 यूनिट होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होती है। और जो पेपर 4 है उसके अंदर 2 प्रकार की यूनिट आप मान सकते हैं, जिसमें एक जगह आती है आपके हिंदी और एक आती है आपके अंग्रेजी। यहाँ पर आपके जो बंटवारा है वो भी मैं बता दूंगा। हिंदी जो है वह 120 नंबर की फिक्स आती है, और इंग्लिश जो है वह 80 नंबर की फिक्स आती है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर 200 नंबर का मटेरियल चौथा पेपर से ऐसे बनता है। हिंदी 120 की है, अंग्रेजी 80 नंबर की है, इसलिए आपका फोकस किस पे रहना चाहिए? हिंदी पर बहुत अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ से ये 3 यूनिट के अंदर बटा हुआ रहता है पेपर। देखिए पेपर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट आती है इतिहास की। अब इतिहास के अंदर कौन, अब मैं एक एक टॉपिक को नहीं बताऊंगा, आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इतिहास के अंदर खंड 1 के अंदर लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति। यानी कि यूनिट फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट हिस्ट्री की है, यानी कि इतिहास की है, और इतिहास के अंदर सबसे पहला आता है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है। दूसरे खंड के अंदर आता है भारत का इतिहास और भारत की कला संस्कृति, और तीसरे खंड के अंदर आता है आधुनिक विश्व का इतिहास, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री इसके अंदर आती है। यानी कि पेपर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट है इतिहास की, और 3 प्रकार के इतिहास पूछे जाते हैं, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। इसके साथ में आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है पेपर फर्स्ट की, ठीक है। फिर आती है आपके सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट किसकी है? अर्थव्यवस्था की, यानी कि इकोनॉमिक्स की है, और इसमें भी 3 खंड आते हैं। पहले खंड के अंदर पूछी जाती है भारत का जो है वह अर्थव्यवस्था, दूसरे खंड के अंदर पूछी जाती है विश्व की अर्थव्यवस्था, और तीसरे खंड के अंदर आपको पूछी जाती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। यानी कि फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है इतिहास की, जिसमें राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। फर्स्ट पेपर की दूसरी यूनिट जो है वह आती है अर्थव्यवस्था की, जिसके अंदर है भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। फर्स्ट पेपर की तीसरी यूनिट, ध्यान देना है, फर्स्ट पेपर की तीसरी यूनिट जो है उसमें 3 सब्जेक्ट आती है। एक आता है समाजशास्त्र, एक आता है प्रबंधन, एक आता है लेखा एवं अंकेक्षण। तो फर्स्ट जो पार्ट है, यानी कि थर्ड यूनिट के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट आती है समाजशास्त्र। ये समाजशास्त्र के टॉपिक है जो अपन कभी डिस्कस कर लेंगे और विस्तार से। दूसरे नंबर पर आता है आपके प्रबंधन, और तीसरे नंबर पर आता है आपके लेखा एवं अंकेक्षण। तो इस प्रकार से देखिए पहला पेपर आपके कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या पूछा है? राजस्थान का इतिहास पूछा है, राजस्थान की कला संस्कृति पूछी है, ठीक है ना। भारत का इतिहास, भारत की कला संस्कृति, विश्व का इतिहास, इन 3 के साथ में पहली यूनिट कंप्लीट हुई। दूसरी यूनिट के अंदर है इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये 3 चीज हो गई। और फिर तीसरी यूनिट के अंदर 3 सब्जेक्ट है, एक है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है, एक मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन है, और एक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यानी कि लेखा एवं अंकेक्षण है। यानी कि टोटल 9 मोटी मोटी अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपके पहले पेपर के अंतर्गत पूछी जाती है। ये आपके पहला पेपर कंप्लीट। दूसरे पेपर का सिलेबस, जिसको भी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के रूप में लिखा हुआ है, और उसमें फर्स्ट यूनिट पूछी जाती है प्रशासकीय नीति शास्त्र, यानी कि एथिक्स के रूप में जो है वह इसके अंतर्गत पूछा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के रूप में फर्स्ट यूनिट आती है। सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट है एथिक्स की, ठीक है। ये आपके एथिक्स के रूप में पूछी जाती है, जिसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक आपके एथिक्स के आते हैं। सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट आती है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वापिस ध्यान देना है, सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट जो है वह आती है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
जिसमें देखिए केमिस्ट्री आपको पढ़नी होती है, इसमें फिजिक्स आती है, बायोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी आती है, यानी कि 4 चीज़ें जो है वह आपके सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट के अंदर आती है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये 3 तो आ गई विज्ञान, और साथ में आपको पढ़नी है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो आपके किसके आते हैं, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं। सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट जो है उसके अंदर आता है आपके एक प्रकार से भूगोल, ज्योग्राफी आती है, और 3 प्रकार की ज्योग्राफी आती है, विश्व की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी। इसी प्रकार से आपके ये पेपर सेकंड जो है वह खत्म होता है। यानी कि पेपर सेकंड के अंदर देखिए, पेपर सेकंड में सबसे पहली चीज आती है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आती है आपके एथिक्स यानी कि प्रशासकीय नीति शास्त्र, दूसरी यूनिट के अंदर आती है आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और तीसरी यूनिट होती है आपके भूगोल की, जिसमें 3 प्रकार की भूगोल आती है, विश्व की भूगोल आती है जिसके अंदर आपके भारत की भूगोल आती है, और जिसमें आपके राजस्थान की भूगोल आती है। तो इस प्रकार से अगर मोटा मोटा देखा जाए जब तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, और अगर मोटा देखा जाए तो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये अलग से अगर जोड़ना चाहो तो फिर जोड़ सकते हो, बाकी आपके सेकंड पेपर के अंदर ये आपकी सब्जेक्ट रहती है। फिर आता है आपका थर्ड पेपर। थर्ड पेपर के अंदर भी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान ही लिखा हुआ है, और इसके अंदर देखिए थर्ड पेपर के अंदर जो फर्स्ट यूनिट होती है, इकाई फर्स्ट, वो होती है इंडिया पॉलिटी की और IR की, यानी इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो होती है आपके पॉलिटी और एक होता है इंटरनेशनल रिलेशन IR, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, जो करंट बेस्ड प्रश्न बनता है इसमें। और यहाँ पर आती है आपके पॉलिटी, तो यहाँ पर पूछी जाती है इंडिया पॉलिटी है ये पूरी की पूरी, साथ साथ में 1-2 टॉपिक राजस्थान पॉलिटी के भी है, और बाकी जो है इसके अंदर आपके IR और करंट अफेयर्स जो है वो इसमें पूछी जाती है। यानी कि तीसरे पेपर की फर्स्ट यूनिट के अंदर एक तो आ जाती है इंडिया पॉलिटी, दूसरे आ जाते हैं राजस्थान पॉलिटी के कुछ टॉपिक, और तीसरे आ जाते हैं आपके IR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर तीसरे पेपर के दूसरी यूनिट की अगर अपन बात करें तो तीसरे पेपर के दूसरी यूनिट के अंदर आता है आपके लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गीतानुवाद, यानी कि इसमें पूछा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, पबेड आता है आपके सेकंड यूनिट के अंदर। थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट के अंदर आता है लोक प्रशासन, जिसमें ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये आपके लोक प्रशासन के आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर जो है वो फिर राजस्थान की पॉलिटी और पूछी जाती है, जिसमें जिला प्रशासन वगैरह ये पूछ लेते हैं। अच्छा, ये एक टॉपिक जो है विकास प्रशासन वाला ये पबेड का है, बाकी राज्य के मानवाधिकार आयोग वगैरह ये पूछ लेते हैं। एक टॉपिक ये पॉलिटी का आता है राजस्थान का, जिसमें राजस्थान की प्रशासनिक ढांचा, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद वगैरह ये पूछ लेते हैं। यानी कि थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट के अंदर लोक प्रशासन और उसके साथ में राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है। तीसरे पेपर की तीसरी यूनिट के अंदर जो है वह वापस 3 सब्जेक्ट आती है, जैसे पहले पेपर के 3 यूनिट तीसरी यूनिट में थी। इसमें एक आता है आपके खेल एवं योग, दूसरा आता है व्यवहार, तीसरी आती है विधि। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो होता है, यानी कि आपके थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आता है स्पोर्ट्स एंड योगा, यानी कि खेल एवं योगा, जिसके अंदर ये विभिन्न खेल एवं योगा के जो है वो टॉपिक आते हैं। दूसरे खंड के अंदर आते हैं आपके बिहेवियर यानी कि व्यवहार, जिसमें ये बुद्धि वगैरह, व्यक्तित्व, आपके अभिप्रेरणा वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें आती है। और तीसरे पार्ट के अंदर आती है आपके लॉ यानी कि विधि, जिसके अंदर आपके विधि की अवधारणा वगैरह है, वर्तमान विधि के जो आपके मुद्दे हैं वो कौन से, स्त्री और बालकों से संबंधित जो आपके अपराध वगैरह हैं, या फिर राजस्थान के अंदर भू राजस्व और काश्तकारी अधिनियम वगैरह ये पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए थर्ड पेपर, तीसरे पेपर के अंदर पहली यूनिट के अंदर पॉलिटी, IR, तीसरे पेपर की पहली यूनिट के अंदर पॉलिटी पूछी जाती है, IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है, और राजस्थान पॉलिटी का 1-2 टॉपिक पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स भी है। दूसरा सेकेंड यूनिट के अंदर आपके पूछा जाता है लोक प्रशासन, पबेड, लोक प्रशासन के साथ साथ में राजस्थान की पॉलिटी भी इसमें पूछी जाती है। और तीसरी यूनिट जो है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट आती है, जिसमें एक आता है स्पोर्ट्स एंड योगा, दूसरा आता है बिहेवियर, और तीसरा आता है आपके लॉ यानी कि खेल और योग, व्यवहार और विधि। ये 3 प्रकार के जो है वह इसके अंदर पार्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है आपके पेपर 4। पेपर 4 जो है ये भी आपके 200 नंबर का होता है। इसके अंदर 120 नंबर की जो है वह सामान्य हिंदी होती है, और आपके 80 नंबर का जो है वह इसमें मटेरियल कौन सा पूछा जाता है, आपके अंग्रेजी का पूछा जाता है। तो देखिए हिंदी को जो है वह बेसिकली 3-3 भागों में बांटा गया है दोनों को। हिंदी का जो पहला पार्ट होता है, देखो सामान्य हिंदी की बात करेंगे अपन सबसे पहले, और सामान्य हिंदी के अंदर पार्ट जो ए है उसको 50 नंबर में बांटा गया है, और इसमें पूछा जाता है पूरा का पूरा व्याकरण,
और व्याकरण के अंदर जो आपको टॉपिक सामान्य आप पढ़ते ही हैं, जैसे संधि है, आपके उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म वगैरह है, वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे है, कहावत है, पारिभाषिक शब्दावलियाँ है, ये सारे के सारे टॉपिक जो है व्याकरण के अंदर पार्ट ए के अंदर 50 नंबर का मैटर पूछा जाता है। सेकंड पार्ट के अंदर 50 नंबर का ही मैटर आता है, जिसके अंदर कुछ जो है वह आपके कॉम्पोजिशन वाला पोर्शन आता है, जिसमें संक्षिप्तीकरण आता है, यानी कि चीज़ों को छोटा करके आपको 1/3 हिस्से के अंदर लिखना होता है। पल्लवन आता है, जिसमें एक लाइन को 100 शब्दों में लिखना होता है। पत्र लेखन आता है, प्रारूप लेखन आता है, और अनुवाद आता है, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद करना है। और तीसरा जो भाग होता है वो 20 नंबर का आता है, जिसके अंदर आपको किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना होता है। ये हो सकता है आपको दिखे नहीं, तो निबंध लिखवाया जाता है। 20 नंबर का जो है वो निबंध लिखवाया जाता है, लगभग 250 शब्दों के अंदर ये निबंध लिखना होता है। तो इस प्रकार से 50 नंबर की व्याकरण आती है हिंदी की। 50 नंबर का मैटर जो आता है उसके अंदर ये आपके कंपोजिशन वाला पोर्शन आता है, और तीसरे पोर्शन में आता है निबंध, जो 20 नंबर का होता है। इस प्रकार से 120 नंबर की जो है वह 120 नंबर की जो है वह आपके टोटल क्या आ जाती है, हिंदी आ जाती है। और 80 नंबर के आपके क्या आती है, अंग्रेजी। इंग्लिश जो है वह आपके 80 नंबर का आता है मैटर। इंग्लिश को भी जो है वह 3 पोर्शन में बांटा जाता है। पार्ट ए के अंदर जो है वह ग्रामर पूछी जाती है 20 नंबर की, ठीक है। पार्ट बी के अंदर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन और आपके ट्रांसलेशन और आपके प्रेसी वाला पोर्शन आता है, जो कि आपके आता है 30 नंबर का। और पार्ट सी के अंदर जो है वह आपके आता है लेटर राइटिंग, और एक आपके कंपोजिशन वाला पोर्शन आता है, जिसमें आपका आता है 30 नंबर का। यानी कि 20 नंबर में आपको ग्रामर पूछी जाएगी, जिसमें आपके मॉडल है, टेंस वगैरह है, डिटर्मिनेशन है या प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, ये सारे 20 नंबर का आएगा मैटर। फिर 30 नंबर का मैटर आएगा, जिसके अंदर आपको एक अनसीन पैसेज वगैरह दिया हुआ रहेगा। हिंदी टू इंग्लिश जो है वह आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करवाया जाएगा, और एक प्रेसी राइटिंग आएगा। तो ये 3 चीज़ें जो है वह 30 नंबर में आती है, 10-10 नंबर की। और पार्ट सी के अंदर जो है वो एक पैराग्राफ, एक एलिब्रेशन और एक लेटर राइटिंग, ये 3 चीज़ें जो है वह इसके अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से जो है वो अगर आप देखना चाहो तो ये आपके चौथे पेपर के अंदर हिंदी और अंग्रेजी का जो है वो मोटा मोटा सिलेबस पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, राजस्थान के अंदर आपके जो आरपीएससी के द्वारा जो आपके आरएस करवाए जाते हैं, इसके जो मेंस के चारों पेपर है, देखिए ये है पेपर 1, ये है पेपर 2, ये है पेपर 3 और ये है पेपर 4। प्रत्येक पेपर के अंदर जो है वह मैटर फिक्स दिया हुआ है, आपको कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे देखिए पार्ट ए, देखिए पेपर 1 का पार्ट ए क्या था, हिस्ट्री थी, यानी कि इतिहास वाला पोर्शन था, या फिर कह सकते हैं आप यूनिट फर्स्ट की अगर अपन बात करें, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि पार्ट ए का मतलब है आपके 15 शब्दों वाले प्रश्न, ठीक है ना, 15 शब्दों वाले। पार्ट बी जो है इसका मतलब क्या है, 50 शब्दों वाले प्रश्न, और पार्ट सी का मतलब क्या है, आपके 100 शब्दों वाले प्रश्न। तो पहले पेपर के अंदर फिक्स कर रखा है आरपीएससी ने कि हम 25 प्रश्न जो है वो क्या पूछेंगे, 2 नंबर वाले पूछेंगे, जो कि आपके कितने होंगे, 15-15 शब्दों वाले होंगे। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 50। इसी प्रकार से हम पार्ट बी का मतलब है 50 शब्द वाले जो प्रश्न है, यानी कि आपके 5 नंबर वाले जो प्रश्न है वो हम 16 प्रश्न पूछेंगे, और 16 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो 80 नंबर का जो है वह आपके पार्ट बी यानी कि सेकेंड टाइप के प्रश्न हो जाएंगे। और पार्ट सी यानी कि बड़े वाले जो प्रश्न है, यानी कि 10 नंबर वाले जो 100 शब्द वाले प्रश्न है, वो हम 7 प्रश्न पूछेंगे, यानी कि 70 नंबर इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है वह 200 नंबर फिक्स करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के हैं तो आरपीएससी के जची तो 50 प्रश्न पूछ लिए 2 नंबर वाले, और बाकी वाले पूछ लिए आपके 5 नंबर के, 10 नंबर। नहीं, आरपीएससी ने पहले से फिक्स कर रखा है कि पहले पेपर के अंदर आपको 2 नंबर के 25 प्रश्न मिलेंगे, टोटल 50 नंबर, और 16 प्रश्न मिलेंगे 5 नंबर वाले यानी 80 नंबर, और 7 प्रश्न मिलेंगे 10 नंबर वाले यानी कि 70 नंबर। इस प्रकार से 200 नंबर का मैटर होगा, हमारी मर्जी से नहीं होने वाला। इसी प्रकार से सेकंड पेपर के अंदर अगर अपन बात करें तो पार्ट ए के अंदर 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कितने, 2 नंबर वाले, तो यहाँ पर 30 नंबर का ये मैटर हो गया। और 14 क्वेश्चन जो है वह आपको मिलेंगे 5 नंबर वाले, और इस प्रकार से 70 नंबर का ये मैटर हो गया। और पार्ट सी यानी कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कौन से, 10 नंबर वाले यानी कि 100 शब्द वाले, यानी कि 100 नंबर ये हो गया। तो देखिए सेकंड पेपर के अंदर अकेला जो आपके बड़ा वाला जो प्रश्न है वो आपके 10 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि आपके सेकंड पेपर इसलिए लेंदी हो जाता है क्योंकि 100 शब्द वाले जो प्रश्न है वो आपको 10 मिलते हैं, और लगभग आधा पेपर 100 नंबर तो जो है वो केवल 10 नंबर वाले टाइप के प्रश्नों में हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 200 नंबर का यहाँ पर मैटर हो रहा है। लेकिन आपको जो इसमें सेकंड पेपर में विशेष फोकस रखना होता है वो रखना होता है बड़े वाले प्रश्नों पर। इसमें अगर अपन बात करें तो देखिए 25 प्रश्न आपको छोटे वाले मिल रहे हैं, और इधर से अगर अपन नंबर की बात करें तो 80 नंबर के हिसाब से
मध्यम वाले जो है 5 नंबर वाले वो सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से है, 10 नंबर वाले प्रश्न है। थर्ड पेपर के अंदर जो है वो वापस पार्ट ए के अंदर यानी कि 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर वाले यानी कि 50 नंबर के आ जाते हैं, और पार्ट बी के अंदर 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर वाले यानी कि 80 नंबर ये हो जाते हैं, और पार्ट सी के अंदर जो है वो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर वाले यानी कि 70 ये हो जाते हैं। यानी कि पेपर 1 और पेपर थर्ड का जो है वो सेम टू सेम पैटर्न रहता है, और इनके अंदर विशेष रूप से आपको फोकस किस पे करना होता है, आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाले पर करना होता है। लेकिन सेकंड पेपर के अंदर जो है वो आधा पेपर आपके बड़े वाले प्रश्नों का होता है, 10 प्रश्न आते हैं 10-10 नंबर वाले, तो 100 नंबर का यहाँ पर मैटर होता है। इसलिए आपको सेकंड पेपर में विशेष फोकस जो है वह बड़े वाले प्रश्नों के ऊपर करना होता है। और चौथा पेपर की अगर अपन बात करें तो चौथा पेपर मैंने आपको वैसे डिटेल में बता दिया है भाई। पार्ट ए जो है, इस पार्ट ए के अंदर आपके 70 नंबर का यानी कि 2-2 नंबर के आपको 70 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट बी यानी कि 5-5 नंबर वाले आपको 80 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, और पार्ट सी यानी 10-10 नंबर वाले आपको 50 नंबर के मिलेंगे। यानी कि आपको विशेष फोकस जो है वो फोर्थ पेपर में किस में करना होता है, 2 नंबर वाले पर विशेष फोकस करना होता है। पेपर थर्ड के अंदर जो है वह 2 और 5 नंबर वालों के ऊपर विशेष फोकस करना होता है। पेपर 1 के अंदर जो है वह आपको 2 और 5 नंबर वालों पर विशेष फोकस करना होता है, और पेपर सेकंड के अंदर आपको 10 नंबर वालों पर विशेष फोकस करना होता है। तो इस प्रकार से जो है वह आपको क्या है, इसके अंतर्गत पैटर्न जो है या फिर जो आपके आरएस मेंस एग्जाम का जो आपके एक प्रकार से जो क्वेश्चन का जो मटेरियल है वो फिक्स कर रखा है आरपीएससी ने, कि हम इस प्रकार से इस स्कीम के तहत जो है वह आपके क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो ये आपके कुल मिलाकर जो है वह आरएस, अब देख लीजिए एक बार अगर आप मोटा मोटा देखना चाहो तो आरएस मेंस जो है, देखिए प्री और मेंस की अगर अपन बात करें तो प्री और मेंस की अगर अपन बात करें तो देखिए प्री के अंदर हमने कौन कौन सी सब्जेक्ट की बात करी थी। इसमें हमने बात करी थी कि भाई इसमें इतिहास आता है, इतिहास फिर वो राजस्थान का हो चाहे वो आपके इंडिया का हो, तो ये इसके अंदर इतिहास हमने देखा था, इतिहास और कल्चर भी इसमें आई गई थी, ठीक है ना। तो कला संस्कृति भी अगर आप देखना चाहो तो वो दोनों की सेम टू सेम है। इसके बाद में अपन ने जो है वह आपके अर्थव्यवस्था देखी थी कि अर्थव्यवस्था जो है वह इसके अंदर पूछी जाती है, अर्थव्यवस्था। उसके बाद में अपन ने बात करी थी कि इसके अंदर भूगोल जो है वह पूछी जाती है, ठीक है ना, तीनों ही भूगोल इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद में अपन ने बात करी थी पॉलिटी की बात करी थी। उसके बाद में अपन जो है वह साइंस और टेक की बात करी थी। इसके बाद में अपन ने जो है वह आपके मैथ्स और रीजनिंग की बात करी थी, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने करंट अफेयर्स की बात करी थी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ये आपके आरएस प्री में पूछा जाता है। मेंस के अंदर जो है यह आपके बहुत ज़्यादा जो हो जाता है, देखिए मैं मोटा मोटा गिना देता हूँ आपको। पेपर 1 की अगर अपन बात करें तो पेपर 1 के अंदर हमने बात करी थी किस चीज़ की, इतिहास की बात करी थी। पेपर 1 के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर इतिहास होता है। इतिहास के अंदर आपको राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, इंडिया का इतिहास, कला संस्कृति और वर्ल्ड का इतिहास और कला संस्कृति पूछी जाती है। सेकंड यूनिट के अंदर जो है वह आपके कौन सी आ जाती है, अर्थव्यवस्था आ जाती है, और अर्थव्यवस्था के अंदर भी 3 आ जाती है, इंडिया की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की और वर्ल्ड की, ये तीनों की तीनों आ जाती है। और फर्स्ट पेपर की तीसरी यूनिट के अंदर छोटी सब्जेक्ट आती है जिसके अंदर आपके समाजशास्त्र जो है वह पूछा जाता है, समाजशास्त्र जो है ये आ जाता है, प्रबंधन आ जाता है, समाजशास्त्र है आपके, प्रबंधन है, और लेखा अंकेक्षण जो है ये आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर हमने बात करी थी पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड के अंदर देखो क्या क्या आता है। पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है वह आपके नीति शास्त्र आता है, यानी कि एथिक्स आ जाता है, नीति शास्त्र आता है। दूसरे वाली यूनिट के अंदर जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आती है। तीसरी यूनिट के अंदर जो है वह आपके क्या आता है, भूगोल आता है। भूगोल वही वापस तीनों के तीनों भूगोल आता है, इंडिया का, राजस्थान का और वर्ल्ड का। इस प्रकार से यह आपके सेकंड पेपर होता है। फिर आपके बात करी थी अपन ने पेपर थर्ड की। थर्ड पेपर के अंदर जो है वो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है वो आपके पॉलिटी आती है, और प्लस आपके आईआर जो है ये इसके अंतर्गत पूछी जाती है। सेकंड के अंदर जो है वह आपके पबेड पूछी जाती है, ठीक है ना। और थर्ड के अंदर जो है वह आपके छोटी सब्जेक्ट आ जाती है जिसके अंदर आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो खेल और योगा आती है, व्यवहार आती है और विधि आती है। ये 3 आपके इसके अंतर्गत आ जाती है। और उसके बाद में आपके पेपर 4 की अगर अपन बात करें तो पेपर 4 के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट आती है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, ये आपके इसके अंतर्गत आती है। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज अगर देखना चाहो आरएस मेंस में तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गई। फिर देखिए अगर इसको एक गिनो तो भी आप गिन सकते हो, नहीं तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मोटा मोटा मैंने बताई है कि 22 सब्जेक्ट होती है, लेकिन ये 27 तक हो जाएगी। इसमें अगर आप करंट अफेयर जोड़ोगे, इसमें आप कल्चर अगर जोड़ते हो अलग से
तो ये, और अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वैसे अगर जोड़ो जब तो ये 28-30 तक हो जाती है। लेकिन मोटा मोटा अगर देखना चाहो तो 20 से 22 सब्जेक्ट है जिसको आपको कवर करना होता है, जिसको आपको याद रखना होता है, और 2 दिन के अंदर 20 से 22 सब्जेक्ट को आपको लिखना होता है। ओएमआर भरना होता है तो बहुत आसान हो जाता है, आरएस मेंस लिखना होता है, इसलिए एट प्रेजेंट टाइम आपको लिखना है, 3 घंटे में लिखना है, इसलिए स्पीड भी चाहिए और साथ साथ में चीज़ें याद चाहिए और साथ साथ में आपको सिस्टमेटिक लिखना चाहिए। तो इसलिए बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है आरएस मेंस। लेकिन खास साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आरएस मेंस जो है वह आपके 800 नंबर का, अब देखो पूरा का पूरा खेल बता देता हूँ मैं। प्री के अंदर जो है वह आपके 200 नंबर का प्री होता है, इसमें से पिछली बार जो कट ऑफ है वो 100 नंबर गई है। अगर आप 110 प्लस का अगर टारगेट रख के चलते हैं तो आपके प्री आराम से क्लियर हो जाता है। उसके बाद में बात आती है किसकी, मेंस की। आरएस मेंस जो है यह आपके 800 नंबर का होता है, और 800 नंबर में से ये मान के चलो कि 50%, यानी कि अगर आप 400 नंबर का अगर टारगेट रख के चलते हैं, 800 का भाई 400 कितना हुआ, 50%। अगर आप 400 नंबर का अगर टारगेट रख के चलते हो तो आपको जो है वह टॉप रैंक, टॉप का मतलब टॉप 50 रैंक आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आपका इंटरव्यू जो है वो ठीक ठाक हो जाता है। इंटरव्यू जो है यह आपके कितने का होता है, 100 नंबर का होता है, और 100 नंबर का इंटरव्यू जो है इसमें से अगर आप नॉर्मली अगर 60 नंबर का भी अगर टारगेट लेकर चलते हो तो इनको अगर आपको दोनों को जोड़ना है, फिर 460 नंबर जो है वह आपके पास में मेंस और इंटरव्यू के हो जाते हैं, और 460 नंबर में आपको बहुत बहुत अच्छी रैंक मिल जाएगी। तो प्री के लिए आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 110 प्लस नंबर लाएं, मेंस के लिए ये होना चाहिए 400 प्लस लाएं, ला सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं। बाकी देते कितने हैं वो कॉपी चेक होने पर जो है वो डिपेंड करता है, पेपर की मार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरव्यू के अंदर 100 नंबर से 60 का टारगेट रख सकते हो, देते कितने हैं 65-70 भी आ जाए, हो सकता है 45-50 भी आ जाए, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर अगर आप आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर अगर आपके 450 से प्लस अगर जाते हैं, 500 तक अगर पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छी रैंक मिल जाएगी। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो खेल है वो आरएस मेंस का होता है, जिसके अंदर पेपर होता है, यानी कि आपके प्री होता है, जिसके अंदर आपके मेंस होता है, जिसके अंदर आपके इंटरव्यू होता है। उसके बाद में फिर मेडिकल वगैरह वो सब एक प्रकार की औपचारिकताएं रहती है, आपको आगे कोई नहीं रोकता है। प्री पास करिए, मैंने जो है वह 2021 का 2023 का दोनों के दोनों प्री दिए हैं, दोनों के अंदर 130-140 नंबर थे। तो प्री के अंदर बहुत अच्छी जो है वह आप प्री के अंदर, प्री जब आएगा तब और अपन बात करेंगे, तो प्री के अंदर आप स्ट्रेटजी से काम कर सकते हैं। प्री के अंदर जो है वह आप कुछ ऐसी सब्जेक्ट होती है जिनके ऊपर आपको टारगेट करना होता है, जैसे मैथ, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई साइंस का है तो वो साइंस पे कर लीजिए, जो आर्ट्स वाला है वो हिस्ट्री कल्चर पर कर लीजिए, राजस्थान जीके पर, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है यहाँ से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी है जिनको अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो प्री आपका आराम से निकल जाता है। मेंस के लिए आपको प्रत्येक टॉपिक को जो है वो पढ़ना है, सिलेबस का एक एक पॉइंट जो है वो आपको पढ़ के जाना है, और प्रत्येक पॉइंट से जो है प्रश्न आने की संभावना होती है। मार्किंग के ऊपर सारा खेल रहता है, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। आरएस मेंस के अंदर इंटरव्यू जो है वो पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कितने क्या नंबर मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छी रैंक मिल सकती है। कौन कौन सी पोस्टें जो है वह आपके इसके अंतर्गत मिलती है आरएस में, वो हमने शुरुआत में बात करी थी। इसी प्रकार से आने वाले समय में, ये अपने आरएस की चर्चा थी, आने वाले समय में राजस्थान की लगभग हर भर्ती के बारे में जो है वो विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। आपको जिस भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए उसके बारे में आप कमेंट के अंदर लिख दीजिए, उसकी पूरी जीरो से लेकर आपके अंतिम चयन तक की जो भी आपके प्रोसेस है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये जो अपनी श्रृंखला है नो योर एग्ज़ाम, यानी कि अपने एग्ज़ाम के बारे में जानिए, क्या है आपके एग्ज़ाम, क्या है आपके टारगेट, आपका एक कदम लक्ष्य की ओर जो है उसके लिए जो है वो समर्पित होकर मेरे माध्यम से या फिर मेरे द्वारा आप सभी के लिए सारी की सारी जो क्लासें या फिर सारी के सारे जो भर्तियां हैं उनके ऊपर विशेष जो सूचनाएं हैं वो आपको दी जाएगी। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए। आने वाले समय में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद।